अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 274। दो गिरोहों में से एक गिरोह तबाही और बर्बादी का सामना करता रहे तो दूसरा गिरोह आराम से सोता रहता है। मैं और सोनिया सो रहे थे। आला हुकाम और जनरल टायर वगैरह की रात की नींदें और दिन का सुकून छिन गया था। वहाँ जितने ममालिक के सफ़ीर और नुमाइंदे थे वो पूछ रहे थे कि नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल और तहखाना कैसे तबाह हुआ, किसने यह तकरीबकारी की है। फिर इंजीनियर जोए रोमेरो की बीवी मुर्दा पाई गई। 3 मुख्तलिफ बंगलों से 3 गोल्डन ब्रेन्स की लाशें मिली। कोई उन्हें गोल्डन ब्रेन्स की हैसियत से नहीं जानता था, लेकिन उनके कमरों में पाई जाने वाली फाइलों और दूसरी अहम चीज़ों से सुराग मिला कि वो मुमलिकत इसराइल का सुनहरा दिमाग थे जो अब नहीं रहे थे, और आइंदा गोल्डन ब्रेन्स बनकर आने वालों का वो पूरी सरार अड्डा भी तबाह हो गया था, बल्कि लोगों की नज़रों में आ गया था। वहाँ के यहूदी अकाबरीन रेडियो और टीवी के जरिए सारी दुनिया को बता रहे थे कि सोनिया और उसके एक साथी ब्रायन वुल्फ ने वहाँ तबाही मचा रखी है, उनके 4 गोल्डन ब्रेन्स को हलाक कर दिया है। वो खुफिया अड्डा भी उन्होंने ही तबाह किया है। बाकी हुकाम और फौजी अफसरान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने एक ख्याल ख्वानी करने वाले को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया तो वो भी एक एक करके मारे जाएंगे। बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ता कायम करने वाली कंपनी के एक नुमाइंदे ने सवाल किया, सोनिया इस मुल्क से क्यों दुश्मनी कर रही है? जवाब दिया गया, ये बात साफ समझ में आती है कि वो मुसलमान है और दूसरे मुसलमानों की तरह हम यहूदियों से दुश्मनी करना अपना फ़र्ज़ और ईमान समझती है। फिर सवाल किया गया, तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से खुद को बरतर समझते हैं, ये बर्तरी झगड़े का सबब बनती है, मगर ऐसी शदीद और दलेराना दुश्मनी देखने में नहीं आई कि एक औरत तुम्हारे मुल्क में तबाहियाँ मचा रही है और दूसरे हुकाम को भी कत्ल की धमकी दे रही है। इसके पीछे कुछ और वजूहात होंगी। जवाब दिया गया, दुश्मनी किसी न किसी वजह से जारी रहती है। बहुत अरसा पहले उन्होंने हमारी एक टेलीपैथी जानने वाली को अगवा किया। चंद माह पहले हमने भी जवाबी कार्रवाई की। बाबा फरीद वास्ती की बेटी को उठाकर यहाँ ले आए। क्या एक औरत को अगवा करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है कि उस खतरनाक बला ने तमाम गोल्डन ब्रेन्स को मार डाला? आइंदा 24 घंटे के बाद मजीद कत्लो गारत गरी की धमकियां दे रही है। क्या आप लोग अपने टेलीपैथी जानने वालों के जरिए सोनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते? माजी में कितने ही टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथों से निकल गए। इस बार हम मोहतात हैं। अपने टेलीपैथी जानने वाले को कभी मंजर आम पर नहीं लाएंगे। वो एक महफूज पनाहगाह में रहकर किसी हद तक हमारे काम आता रहेगा और फरहाद की पूरी फैमिली के अफराद की स्टडी करता रहेगा, उनके तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझता रहेगा, उनके तरीक़ेकार से अपने बचाव के तरीके सीखता रहेगा। फिर तो वो तवील अरसा तक गोया ट्रेनिंग हासिल करता रहेगा। लेकिन अभी सोनिया सर पर मुसल्लत है। उससे निमटने के लिए और अपने हुकाम को हलाकत से बचाने के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? सोनिया के टेलीपैथी जानने वाले हमारे जितने हुकाम और फौजी अफसरान के दिमागों में अब तक आ चुकी हैं। हमने उन तमाम अहदेदारों को उनके अहदों से हटा दिया है, उन्हें तेलबैब से दूर एक छोटी सी आबादी में भेज दिया है। आर्जी तौर पर ऐसे हुकाम और फौजी अफसरान के हाथों में हुकूमत सौंप दी है जो योगा के माहिर हैं। फौज के सिपाही उन चंद अफसरान के सिवा किसी भी अफसर के हुक्म की तामील नहीं करेंगे। इस तरह दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले हमारे फौजियों के दिमागों में जाकर हमारी फौज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सवाल किया गया, आपने बड़ी हद तक माकूल इंतजाम किया है, क्या इसके अलावा भी एहतियाती इकदाम किए हैं? जी हाँ, लोहे को लोहा काटता है। हमने सुपर मास्टर से इमदाद तलब की है। उसके टेलीपैथी जानने वाले हमारे सामने ढाल बनकर सोनिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके टेलीपैथी जानने वालों के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देंगे कि उन्हें इस मुल्क से भागना ही पड़ेगा या अपना आखिरी अंजाम देखना पड़ेगा। तलवार के मुकाबिल तलवार, तोप के मुकाबिल तोप और टेलीपैथी के मुकाबिल टेलीपैथी। वाकई लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। लेकिन आपका एक नुकसान है, सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले नए अहदेदारों के दिमागों में आते जाते मुमलिकत इसराइल के बहुत से अहम राज जान लेंगे। हमारे मौजूदा अहदेदार योगा के माहिर हैं। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला, ख्वाह वो दोस्त हो या दुश्मन, उनके दिमागों में बराह रास्त नहीं जा सकेगा, बल्कि अहदेदारों के पर्सनल सेक्रेटरी से दिमागी राब्ता रखेगा। वैसे भी अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मुखलिस दोस्त और सरपरस्त है। उसके टेलीपैथी जानने वालों से थोड़ा नुकसान पहुंचा तो हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सोनिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने 24 घंटे की मोहलत दी थी। इन 24 घंटों में हम उसके कदम यहाँ से उखाड़ देंगे। हमारे ठोस इंतजामात के पेश नज़र वो शायद जिंदा यहाँ से ना जा सके। तमाम छोटे बड़े ममालिक के अकाबरीन टीवी के सामने बैठे वो इंटरव्यू देख रहे थे और सुन रहे थे। फिर स्क्रीन पर टीवी के नुमाइंदे ने कहा, अब आप वाशिंगटन में सुपर मास्टर से होने वाली गुफ्तगू सुने। स्क्रीन पर नया सुपर मास्टर नजर आया। नुमाइंदे ने सवाल किया, कुछ अर्सा पहले सोनिया ने आपके मुल्क में भी काफ़ी हंगामे किए थे। आपके कई टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया। आपकी CIA, आपकी पुलिस और आपकी फ़ौज उसे गिरफ्तार न कर सकी। फिर आप उसी सोनिया के खिलाफ इसराइल की मदद कैसे करेंगे? सुपर मास्टर ने जवाब दिया, जो चोर अपने घर में नहीं पकड़ा जाता वो कहीं दूसरे घर में ज़रूर पकड़ा जाता है। कोशिशें जारी रखना चाहिए। आप किस तरह सोनिया का सुराग लगाएंगे? उसने कहा, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ सोनिया को दूर तक छुपने की जगह मिलती रही। इसराइल एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है, यहाँ उसके लिए छुपने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वो बहुत जल्द नज़रों में आ जाएगी
क्या इस तरह आप फरहाद की पूरी फैमिली को दुश्मनी की दावत नहीं दे रहे? वो दुश्मन कब नहीं थे। जब तक फरहाद जिंदा था यूं लगता था जैसे वो अमेरिका से दुश्मनी करने के लिए ही पैदा हुआ हो। उसकी औलाद भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। सोनिया ने ख्वामखा हमारी ट्रांसफार्मर मशीनों की मुखालफत की। इन मशीनों को तबाह करने में कोई दकीका फ़र्क गुजाश्त नहीं किया। हमारे बेशतर टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया और कई ख्याल ख्वानी करने वाले अफराद को किसी जवाब के बगैर मार डाला। वो अपने तौर पर कोई जवाब पेश करती होगी, वो हासिद है। सिर्फ बाबा साहब के दायरे में टेलीपैथी जानने वालों को बर्दाश्त करती है। इतना खतरनाक हथियार किसी और के पास देखना नहीं चाहती। क्या अपने सफारती सतह पर हुकूमत फ्रांस से सोनिया की शिकायत की है? फ्रांस की हुकूमत यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोनिया ने हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को अगवा करके फ्रांस के किसी शहर में छुपाया है। स्क्रीन पर टीवी के नुमाइंदे ने कहा, ये नाजरीन, हम फ्रांस के एक हाकिम से आपकी मुलाकात कराते हैं। फिर पेरिस का एफल टावर नजर आया। इसके बाद एक दफ्तरी कमरे में एक शख्स का तारुफ कराया कि वो हाकिम आला है। उससे सवाल किया गया, ये बात सारी दुनिया जानती है कि आपकी हुकूमत फरहाद की फैमिली के सरपरस्त है, जिसे इस मुल्क में बेहद बेहिसाब इख्तियारात हासिल हैं। हाकिम ने जवाब दिया, फरहाद की फैमिली से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात बाबा साहब के दायरे के जरिए कायम हुए हैं। ये गलत है कि हमने उन्हें इख्तियारात दिए हैं। इख्तियारात दरअसल बाबा साहब के दायरे को हासिल हैं। क्या ये गलत है कि सुपर मास्टर के कई ख्याल ख्वानी करने वालों को अगवा करके फ्रांस में कहीं छुपाया गया है? कोई भी मुल्क किसी टेलीपैथी जानने वाले से दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि दुश्मनी के नतीजे में नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर हम सुपर मास्टर के किसी टेलीपैथी जानने वाले को कैसे अगवा कर सकती हैं? आपकी हुकूमत ने बराह रास्त ऐसा नहीं किया, सोनिया और अली तैमूर ने किया है। तो फिर इस सिलसिले में आप उनसे गुफ्तगू करें। इसराइल के गोल्डन ब्रेन से कई बड़े ममालिक को नुकसान पहुंचता था। आपका मुल्क भी उनसे नुकसान उठाता रहा। सोनिया ने आप लोगों को उनसे निजात दिला दी। कोई आज तक उनकी सूरत ना देख सका, उनकी असल आवाज़ ना सुन सका। सोनिया उनकी शारक तक पहुंच गई। आप इस सिलसिले में कुछ कहेंगे? मैं हैरान हूं कि सोनिया उनकी शारक तक कैसे पहुंच गई, जबकि गोल्डन ब्रेन्स इसराइल में थे और सोनिया यहाँ पेरिस में है। हैरानी से पूछा गया, ये आप क्या कह रहे हैं, सोनिया पेरिस में है? जी हाँ, यह हमें बदनाम करने की साजिश है। इसराइल के यहूदी अकाबरीन और सुपर मास्टर दुनिया वालों को यह समझाना चाहते हैं कि हम सोनिया के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका झूठ जाहिर करने के लिए आप सोनिया से यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। हम अपने बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हम यहाँ से सोनिया को दुनिया वालों के सामने ज़रूर पेश करेंगे। इसके बाद नुमाइंदे ने एक मुख्तसर सी तकरीर गोल्डन ब्रेन्स के सिलसिले में की। फिर स्क्रीन पर सोनिया नजर आई। इसके अलावा एक और शख्स था। नुमाइंदे ने बताया कि वो शख्स सुपर मास्टर का एक खास मातियत है। नुमाइंदे ने पूछा, मादाम सोनिया, आप कब से पेरिस में हैं? तकरीबन 22 बरस से। क्या आप इसराइल गई थीं? कोई 6 बरस पहले गई थी। आप पर इल्ज़ाम है कि पिछली रात तेल अबैब में थी। आपने 4 गोल्डन ब्रेन्स को हलाक किया और उनके खुफिया अड्डे को भी तबाह कर दिया। वहाँ के हुक्काम को वार्निंग दी कि उन्होंने अपने टेलीपैथी जानने वाले पापा डूक को आपके सामने पेश ना किया तो आप वहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरान को हलाक कर देंगी। फिर तो उन्हें हलाक करने के लिए मुझे तेल अबैब में होना चाहिए था, जबकि दुनिया इस बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते के जरिए मुझे पेरिस में देख रही है। ये हैरानी की बात है। कोई हैरानी की बात नहीं। जब मैं पेरिस में हूं तो साफ जाहिर है कि इसराइली हुक्काम सुपर मास्टर के साथ मिलकर मुझे और हुकूमत फ्रांस को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर वहां इतनी तबाही किसने मचाई? मैं यकीन से नहीं कह सकती। एक अंदाजे से कह सकती हूँ कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने तेल अबैब में इंतकामी कार्रवाई की है। अभी मुझे बताया गया है कि वो खुफिया अड्डा वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में था। अब पता नहीं उन मुजाहिदीन ने उसे खुफिया अड्डा समझकर तबाह किया है या महज एक बड़ी लाइब्रेरी को तबाह करके अपने मुतालबात मनवाना चाहते थे। नुमाइंदे ने कहा, वो मुजाहिदीन गोल्डन ब्रेन्स को पहचान गए थे, इसी वजह से उन्हें एक ही रात में कत्ल कर डाला। आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल होने वाले गोल्डन ब्रेन्स थे? क्या इसराइली हुक्काम और फौज के आला अफसरान हल्फिया कह सकती हैं कि वो गोल्डन ब्रेन्स को पहले से जानते थे और अब उनकी लाशों को पहचान रहे हैं? अगर वो यहूदी अकाबरीन उन्हें पहले से जानते हों तो तस्दीक हो जाएगी। हरगिज़ नहीं। हमारे और सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले उन यहूदी अकाबरीन के दिमागों में जाते रहे हैं। अगर वो गोल्डन ब्रेन्स को पहचानते तो कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उनके चोर ख्यालात पढ़कर बहुत अरसा पहले ही उन्हें बेनकाब कर देता या कत्ल कर देता। आप ये कहना चाहती हैं कि वो कत्ल होने वाले गोल्डन ब्रेन्स नहीं हैं? जी हाँ, यहूदी काबरीन और सुपर मास्टर ने हमें बदनाम करने के लिए बहुत खोखला मंसूबा बनाया है। आप कुछ अर्सा बाद सुनेंगे कि नए गोल्डन ब्रेन्स ने साबका गोल्डन ब्रेन्स का ओहदा संभाल लिया, जबकि वो नए नहीं होंगे, वही पुराने होंगे जो कभी कत्ल नहीं किए गए। आपके दलाल में वजन है। मैं सुपर मास्टर की खास मातियत से सवाल करता हूँ, क्या आप यहाँ मादाम सोनिया की मौजूदगी तस्लीम करते हैं? मातियत ने कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता। कुछ अर्सा पहले सोनिया की एक हमशक्ल न्यूयॉर्क आई थी। उसे सोनिया सानी का नाम दिया गया था। दरअसल वो सोनिया सानी ही थी। वो मुस्कुराकर बोली, आपको ये भी याद होगा कि आपने मेरे लिए खुफिया एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए थे। उन कैमरों से साबित हुआ कि वो हमशक्ल दोहरे मेकअप में थी। मेकअप की तह में असली सोनिया का चेहरा था। क्या ये साबित हो गया था? मातियत ने तस्लीम किया, जी हाँ, साबित हो गया था। फिर तो मैं ही न्यूयॉर्क में थी, सोनिया सानी नहीं थी।
दुनिया हमें स्क्रीन पर देख रही है। आप आए मेरे चेहरे और गर्दन का मुआयना करें। मास्क मेकअप होगा तो छुपा नहीं रहेगा। एंटी मेकअप कैमरा भी ले आए। स्क्रीन पर सोनिया सानी का मुआयना करते हुए दिखाया गया। एंटी मेकअप कैमरे के जरिए भी उसे देखा गया। वह 100% सोनिया साबित हो रही थी। मातियत ने कहा, हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मादाम सोनिया की ये डमी बनाई गई हो। मैंने साबित कर दिया कि मैं सोनिया हूं। तुम साबित कर दो कि मैं डमी हूं। वो या उसके बड़े साबित नहीं कर सकते थे। बड़े ममालिक के सरबराहों के इंटरव्यू जारी थे। फिर इसराइली फौज के जनरल टायर को स्क्रीन पर दिखाया गया। नुमाइंदे ने कहा, अभी आपने सोनिया को पेरिस में देखा है। क्या अब भी आपकी हुकूमत इस इल्ज़ाम पर कायम रहेगी कि सोनिया ने पिछली रात तकरीबकारी की थी? जनरल टायर ने कहा, सोनिया ज़बरदस्त मक्कार है, कभी हल ना होने वाला एक मुअम्मा है, छलावा है, पलक झपकते इधर से उधर हो जाती है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि पिछली रात सोनिया तेल अबैब में थी। उसने तकरीबकारी की, फिर सुबह होने तक खुफिया जराए से पेरिस पहुंच गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या इसराइल की सरहदें इतनी कमज़ोर हैं कि वो जब चाहे आती जाती रहती है? फरहाद की फैमिली के हर मेंबर के लिए हर मुल्क की सरहदें कमज़ोर हैं। ये लोग अमेरिका और रूस में घुस आते हैं और जब चाहते हैं निकल जाते हैं। हमारा मुल्क तो बहुत छोटा है। फिर भी मादाम सोनिया ने साबित कर दिया कि वो आपके मुल्क में नहीं है। आप दूसरे पहलू पर गौर करें। कोई दूसरा गिरोह तकरीबकारी का मुर्तकिब हो सकता है। उस गिरोह की किसी औरत ने सोनिया का नाम इस्तेमाल किया होगा? हरगिज़ नहीं। इतना बड़ा नुकसान वही एक औरत पहुंचा सकती है। हमने बाबा साहब के दायरे के एक आला ओहदेदार से गुफ्तगू की है। उस ओहदेदार का बयान है कि पिछले कई माह से इसराइल में CIA के एजेंट सरगर्म अमल हैं। CIA की एक बदनाम ज़माना एजेंट जूसी वावेला तेल अबैब में मौजूद है। अगर इसराइली हुकाम अपनी आंखों पर से अमरीकी इमदाद की पट्टी हटाकर देखें तो उन्हें गोल्डन ब्रेन्स की मौत और खुफिया अड्डे की तबाही में जूसी वावेला की मक्कारियां नजर आएंगी। सुपर मास्टर एक तरफ अपने टेलीपैथी जाने वालों को इसराइल की मदद के लिए भेज रहा है, दूसरी तरफ उसकी CIA ने गोल्डन ब्रेन्स को कत्ल करके इसराइल की दाखिला और खारजा पॉलिसियों की पूरी सरारियत खत्म कर दी है। मैं नहीं मानता अमेरिका हमारा बाप है। उसने हमारे मुल्क को पैदा किया है। यहूदी कौम को एक नई जिंदगी और एक नई ताकत दी है। वो कभी हमारी तबाही नहीं चाहेगा। बाबा साहब के दायरे वाले हमें आपस में लड़ाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सलमान वास्ती टीवी के सामने बैठा उन्हें देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। उसने नुमाइंदे के दिमाग में जगह बनाई। फिर उसकी जुबान से कहा कि आप इस बात से इनकार करते हैं कि जूसी वावेला जिस मुल्क में जाती है वहां के बुनियादी राज मालूम करके उस मुल्क को कमज़ोर बनाती है। मैं मानता हूँ CIA एजेंट जूसी वावेला निहायत खतरनाक औरत है। बड़े बड़े ममालिक उसे अपनी सरहद में दाखिल होने नहीं देते। हमने भी सुपर मास्टर से कहा है कि उस औरत को हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद वह तेल अबैब में मौजूद है। ये नहीं हो सकता। सुपर मास्टर अपने वादे का पाबंद है। वो वादा ही किया जिसे अमेरिका वफा करे। आप जूसी वावेला को इसी शहर में गिरफ्तार कर सकते हैं। आप बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के एक नुमाइंदे हैं। आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं या जासूसी फरमा रहे हैं? इस वक्त मैं नुमाइंदा नहीं हूँ। सलमान वास्ती मेरी जुबान से बोल रहा है। किसी टेलीपैथी जानने वाले की मौजूदगी जाहिर होते ही स्क्रीन बुझ गया। फिर दूसरे प्रोग्राम नजर आने लगे। उधर जनरल टायर टीवी के नुमाइंदे से पूछ रहा था, क्या वाकई मिस्टर सलमान मौजूद हैं? सलमान ने जनरल के दिमाग में आकर कहा, अब मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें जूसी वावेला तक पहुंचा सकता हूँ। अगर वो औरत यहाँ है तो हम सुपर मास्टर से सख्त एहतजाज करेंगे। सिर्फ एहतजाज करोगे, उसे गिरफ्तार नहीं करोगे? जरूर गिरफ्तार करूंगा। क्या बैनुल अक़वामी राब्ते के जरिए दुनिया वालों को नहीं बताओगे कि सुपर मास्टर किस तरह दोहरी चाल चल रहा है? जूसी के साथ एक ख्याल ख्वानी करने वाला भी है। दोनों ने मिलकर गोल्डन ब्रेन्स को हलाक किया है और सिस्टर सोनिया को बदनाम किया जा रहा है। मिस्टर सलमान जूसी वावेला की मौजूदगी से यह साबित नहीं होता कि वो गोल्डन ब्रेन्स की कातिल है। अलबत्ता उसकी मौजूदगी काबिल एतराज़ है। हम सुपर मास्टर से शिकायत करेंगे। अगर जूसी वावेला को स्क्रीन पर लाकर दुनिया वालों के सामने पेश करोगे और सुपर मास्टर की दोहरी चाल का इंकशाफ करोगे तो मैं अभी उस औरत को गिरफ्तार करा दूंगा, वरना वो बदस्तूर रूपोश रहेगी। तुम लोग कभी उसे पा ना सकोगे और वो एक टेलीपैथी जानने वाले के साथ अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करती रहेगी। हम उस औरत को इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्लीज़ उसकी निशानदेही करो। क्यों करूं? हमारा क्या फ़ायदा है? तुम सिस्टर सोनिया पर जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे थे उसी तरह सुपर मास्टर पर खुलेआम इल्ज़ाम लगाओ। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। सियासी हिकमत अमली ये है कि जिसे हम दोस्त कहते हैं उसे खुलकर इल्ज़ाम ना दें, बल्कि दर पर्दा दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दें। जिस तरह अमरीका हर पहलू से हमारी मदद करता है मगर अपने लिए सियासी तौर पर हमें कमज़ोर बनाता है और हमें खबर नहीं होने देता, उसी तरह हम खबर नहीं होने देंगे और जूसी वावेला को कत्ल कर देंगे। क्या अमरीकी CIA उसके कत्ल का हिसाब नहीं लेगी? हिसाब लेगी तो हम कहेंगे हमें क्या मालूम था कि कत्ल होने वाली जूसी वावेला थी। चूंकि उसका दाखिला ममनू था इसलिए कभी यह सोचा नहीं जा सकता था कि वो हमारे हाथों कत्ल हो रही है। चलो यही सही, मैं तुम्हारे जासूस को उस औरत तक पहुंचा दूंगा। जासूस से कहो अपने साथ एक मजबूत टीम ले जाए। वो औरत ज़बरदस्त है, डॉज देकर निकल जाएगी। सलमान 2 रोज़ पहले डिबॉर्बिन के दिमाग में गया था ताकि मुकर्रर वक्त के मुताबिक तनवीमी अमल की तजदीद करके उसे बदस्तूर मामूल बनाए रखें। ऐसे वक्त मालूम हुआ कि वह जूसी वावेला के साथ तिल अबैब में है।
उसके ख्यालात ने बताया कि जूसी गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने की जद्दोजहद में मसरूफ है, मगर अभी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सलमान दूसरी बार डी बॉर्मन के दिमाग में पहुंचा तो पता चला जूसी ने गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया था। इंजीनियर ज्वायर रोमेरो की बीवी के पास बॉर्मन को भेजा ताकि वो इंजीनियर की तस्वीरें देखकर, तस्वीर की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में जाए और मालूम करे कि उसने खुफिया अड्डा कहाँ तामीर किया था। इससे पहले कि डी बॉर्बिन तस्वीर की आंखों में झांकता, सोनिया वो तस्वीरें छीन कर ले गई थी। जूसी ने नाराज होकर बॉर्बिन से पूछा, वो कौन थी जो तस्वीरें ले गई और तुम एक औरत से कैसे मार खा गए? सिर्फ बॉर्बिन जख्मी नहीं हुआ था, जूसी की पेशानी से भी लहू बह रहा था, सीने में तकलीफ हो रही थी। बॉर्बिन ने पूछा, तुम तो बहुत चालाक समझी जाती हो, फिर तुम कैसे मार खा गई? मैं धोखा खा गई, वो बदहवासी में दौड़ती हुई आई थी, मैं अपनी कार के पास थी। उसने घबराकर कहा, यह अहम तस्वीरें लेकर भागो। बॉर्बिन बंगले के अंदर दुश्मनों से निमट रहा है। मेरी नज़रों में तस्वीरें अहम थीं। मैंने सोचा तुम तस्वीर की आंखों में झांकने के लिए बाद में आ जाओगे। उस कमबख्त औरत ने मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर भी उसकी चालाकी समझ में न आई। जब उसने दरवाज़ा मुझ पर पूरी कुव्वत से मारा तब चालाकी समझ में आई, और तब तक पानी सर से गुजर चुका था। मुझे ऐसी सख्त चोटें आई कि मैं संभल ना सकी। उसने दूसरी बार दरवाजे को मुझ पर मारा, फिर जो तस्वीरें मुझे दी थीं वो वापस लेकर फरार हो गई। मेरी ऐसी तौहीन कभी नहीं हुई। वो औरत जैसे मेरे हाथों में लड्डू रखकर फिर जूते मारकर लड्डू वापस ले गई है। मुझसे इस अंदाज में टकरा कर निकल जाने वाली औरत सोनिया ही हो सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। आखिर उसे यह कैसे मालूम हो गया कि हम इंजीनियर की तस्वीरें हासिल करने आए हैं? तुम कार चलाकर यहाँ तक आई हो, उसने तुम्हारा पीछा किया है, तुमने उसे अपने पीछे लगाया है। बकवास ना करो। मेरी गाड़ी पर और मेरी पेशानी पर ना मेरा नाम लिखा है, ना कोई इरादा लिखा था। फिर वो कैसे समझ लेती कि मैं कौन हूं और किस इरादे से कहाँ जा रही हूं? दुरुस्त कहती हो, ये सोनिया चुड़ैल है, कोई बदरू है। पता नहीं हमारे इरादों को कैसे समझ लेती है। वैसे हमने बहुत बड़ी बाजी हारी है। मैं तस्वीरों के जरिए इंजीनियर तक पहुंच सकता था, गोल्डन ब्रेन्स के बहुत से राज मालूम कर सकता था, मगर अब हम पछतावे के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। पता नहीं वो कहाँ छुपी हुई है। मैं गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने यहाँ आई थी, अब सोनिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। जो हमारा मंसूबा है वही उस कमबख्त का है। तस्वीरें ले जाने का मतलब यह है कि उसकी खास ख्यालख्वानी करने वाला ब्रायन वुल्फ तस्वीर की आंखों में झांककर इंजीनियर के दिमाग में जाएगा और गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे का पता मालूम करेगा। जूसी ने कहा, और शायद वो ऐसा कर चुका होगा। सुबह तस्दीक हो गई कि सोनिया और वुल्फ ने जूसी और बॉर्बिन के मंसूबे पर अमल किया था। अड्डा तबाह हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद की लाशें पाई गई हैं। चौथी लाश नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने में मिली। इसराइली हुकाम दावे कर रहे थे कि वो चारों गोल्डन ब्रेन्स की लाशें हैं, लेकिन वो गोल्डन ब्रेन्स साबित नहीं हो सकते थे। जूसी वावेला बैनुल क़वामी नशरियाती प्रोग्राम देख रही थी। इस प्रोग्राम के मेज़बान ने बताया कि सोनिया पेरिस में है और बाबा साहब के इदारे का एक आला ओहदेदार बयान दे रहा था कि तेल अवीव में CIA के बदनामे ज़माना एजेंट जूसी वावेला एक ख्यालख्वानी करने वाले के साथ मौजूद है। ये इतनी सच्ची रिपोर्ट थी कि जूसी वावेला परेशान हो गई। उसने बॉर्बिन से कहा, बाबा साहब के इदारे वाले मुझे यहाँ बेनकाब करना चाहते हैं। मुझे अपना मेकअप बदलना होगा। मौजूदा रूप में सोनिया से मेरा सामना हो चुका है। बॉर्बिन ने पूछा, क्या तुम्हारा ख्याल है सोनिया हमारी इस पनाहगाह तक पहुंच जाएगी? क्या तुमने नहीं देखा कि वो पेरिस में पहुंच गई है? मैं नहीं मानती। ये मुमकिन नहीं है कि वो रातों रात तकरीबकारी करके सुबह पेरिस पहुंच जाए। इसराइल की सरहदें इतनी कमजोर भी नहीं। तुमने देखा था हम कितनी मुश्किलों से इस मुल्क में दाखिल हुए थे। सोनिया यहाँ है और मेरे लिए खतरा बन गई है। तुम उससे छुपना चाहती हो? उससे छुपकर उसके सामने चारा डालकर हमला करूंगी। उसके हाथ पांव तोड़कर उसे अपाहिज बनाकर जिंदा रखूंगी। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? यहाँ के CIA चीफ से रब्ता करो। उससे कहो 2 घंटे के अंदर मेरी एक हम शक्ल इस रिहाइशगाह में भेज दे। मैं दूसरे रूप में यहाँ से निकलकर करीब ही कहीं छुपी रहूंगी। वो बात अधूरी छोड़कर टीवी की तरफ चौंक कर देखने लगी। स्क्रीन पर प्रोग्राम का मेज़बान जनरल टायर से कह रहा था, इस वक्त मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, सलमान वास्ती मेरी जुबान से बोल रहा है। यह सुनते ही जूसी उछलकर खड़ी हो गई। टीवी का स्क्रीन थोड़ी देर के लिए सादा हो गया, फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया था। इसका मतलब था सलमान वहां जनरल टायर को CIA एजेंटों के खिलाफ भड़का रहा होगा। जूसी समझ गई थी सलमान यहूदी सुराग रसानों को अब उसके पीछे लगाएगा या फिर सोनिया को इधर रवाना करेगा। वो बेचैनी से बोली, बॉर्बिन क्या कर रहे हो? ख्याल ख्वानी करो, चीफ से कहो किसी लड़की को मेरी हमशक्ल बनाकर जल्द से जल्द यहाँ भेज दे। वो सिंगार मेज के सामने बैठकर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगी। वो किसी मामले में सोनिया की बरकरफ्तारी को खूब समझती थी, लेकिन यह मुशाहिदा नहीं था कि उसके साथी भी कैसे बरकरफ्तार हैं। अभी उसने अच्छी तरह चेहरे पर तब्दीलियां नहीं की थीं कि रिहाइशगाह के बाहर गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने फौरन ही अंदर की तमाम लाइटें बुझा दी। फिर एक कमरे की खिड़की से देखा फौजी जवान अहाते के बाहर 2 गाड़ियों से उतर रहे थे और रिहाइशगाह को घेर रहे थे। वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में गई। वहां एक खिड़की से पिछले हिस्से की तरफ देखा। बॉर्बिन दौड़ता हुआ आया, फिर घबरा कर बोला, मकान के पिछले हिस्से से भी फौजी आ रहे हैं। जूसी ने एक एरो शूटर और नायलॉन की रस्सियों का बंडल बॉर्बिन को दिया। दूसरा एरो शूटर और रस्सियां खुद लीं। फिर वो दोनों दौड़ते हुए छत की तरफ जाने लगे।
सलमान डी बॉर्बिन के दिमाग में था, वहां से निकलकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ के दिमाग में आया। वह चीफ फौजी जवानों के साथ उस मकान के बाहर मौजूद था। सलमान ने कहा, वह दोनों एरो शूटर के जरिए उस ऊंचे दरख्त पर कमंद डालेंगे, फिर रस्सियों से लटकते हुए अपने मकान की छत से दूसरे मकान के हाथे में पहुंच जाएंगे। छत की तरफ देखो। चीफ ने देखा, एक तीर छत पर से सनसनाता हुआ करीबी दरख्त की एक शाख में जाकर अंदर गहराई तक पैवस्त हो गया। तीर के पिछले हिस्से से नायलॉन की रस्सी मुंसलिक थी। जूसी वावेला इस रस्सी के जरिए झूलती हुई दूसरे मकान के हाथे में जा रही थी। चीफ ने हुक्म दिया, फायर करो। हुक्म की तामील होने तक जूसी दूसरी तरफ पहुंच गई थी। अब बॉर्बिन ने दूसरा एरो शूटर इस्तेमाल किया। वो भी इसी तरह जाने वाला था। सलमान ने कहा, इसे गोली ना मारना। चीफ ने पूछा, क्या दूसरे शिकार को भी जाने दें? सलमान ने कहा, तुम्हारे जवान जूसी के पीछे गई हैं, बॉर्बिन भी उसके पीछे जाएगा और उसके साथ नहीं रहेगा, तो मैं जूसी की निशानदेही नहीं कर सकूंगा। वो योगा के माहिर है, मुझे दिमाग में आने नहीं देगी। इन बातों के दौरान बॉर्बिन भी दूसरे मकान के हाथे में चला गया था। तमाम फौजी जवान उनके ताक़ुब में गए थे। सलमान बॉर्बिन के दिमाग में आया, पता चला जूसी उससे बिछड़ गई है, किसी दूसरी तरफ चली गई है और वह दूसरी तरफ भागा जा रहा था। सलमान ने चीफ से कहा, वो औरत तुम्हारे सामने रस्सी से झूलती हुई गई। तुम चाहते तो एक फायर से रस्सी को तोड़ सकते थे, उसे गिरफ्तार कर सकते थे। यह तुम्हें किस गधे ने चीफ बनाया है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं टेलीपैथी के खौफ से यह तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त करना ही होगा। जूसी हाथ से निकल गई तो मैं तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा कर दूंगा। अपने जवानों से कहो बॉर्बिन का पीछा न करें, मैं अभी 1 मिनट में जूसी की निशानदेही करूंगा। सलमान बॉर्बिन के पास आया। वो एक गैराज में छुपा हुआ था, हाँप रहा था और सोच रहा था, पता नहीं जूसी किधर चली गई है। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक उससे रब्ता किया। दिमाग में पहुंचते ही बोला, मैं खैरियत से हूं, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हें कोई गिरफ्तार करने आए तो मुझे उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाना, फिर मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। जूसी ने कार वाले से लिफ्ट ली थी। लिफ्ट देने वाले का याश था। एक हसीन औरत को देखकर कुछ पूछे बगैर अपने साथ अगली सीट पर बिठा लिया था। वो कह रही थी, मैं घर से भागकर अपने आशिक से मिलने जा रही थी, चंद गुंडे मेरे पीछे पड़ गई, आपने लिफ्ट देकर मुझ पर एहसान किया है। वो बोला, इसमें एहसान की क्या बात है? जब तक खतरा न टले तो मेरे बंगले में छुपी रहो, वहां तो मैशो आराम से रहोगी। सलमान ने उस शख्स के दिमाग में पहुंचकर जरूरी मालूमात हासिल की। फिर चीफ के पास आकर उसकी कार का रंग और नंबर बताते हुए बोला, वो कार रेस कोर्स को जाने वाली शाहराह पर से गुजर रही है। कार वाला जूसी को सालिम कॉटेज नंबर 270 में ले जाएगा। इस बार सहूलत से और बड़ी खामोशी से उसे घेर कर गिरफ्तार करो। उसे जरा भी आहट मिलेगी तो वो फिर फरार होने में कामयाब हो जाएगी। वो फिर बॉर्बिन के पास आया। वो जूसी से कह रहा था, तुम उस कार वाले के साथ ना जाओ, ये अय्याश है, बदमाश है। तो फिर कहाँ जाऊं? किसी दूसरी जगह जाओ, जहां भी पनाह लूंगी वहां कोई मर्द जरूर होगा। मेरा हुस्न शबाब ऐसे वक्त मर्दों को उल्लू बनाने में काम आता है। गोया तुम मुझे भी उल्लू बना रही हो। तुमसे तो दिल ही लगाव है। दूसरे अय्याश मर्दों से अपना काम निकालने की खातिर उनकी तन्हाई में जाती हूँ। ऐसा करने से कोई घिस तो नहीं जाती हूँ। मैं इस साली कॉटेज का पता मालूम कर चुका हूँ, जहाँ ये तुम्हें ले जा रहा है। मैं आ रहा हूँ, वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। मैं इसके ऐश कदे में इसे मौत की नींद सुला दूंगा। देखो, हसद और काबत में अंधे बनकर आओगे तो तुम्हारी लाइलबी में मुझे गिरफ्तार करने वाले तुम्हारे पीछे चले आएंगे। मैं आंखें खुली रखूंगा। सलमान ने चीफ को बताया कि बॉर्बिन एक गैराज में छुपा हुआ है। 2 जवानों को समझाओ कि गैराज के सामने टहलते रहें ताकि बॉर्बिन वहां से ना निकल सके। चीफ ने कहा, मेरे तमाम फौजी जवान साली कॉटेज की तरफ चले गए हैं। शाबाश, तुमने वक्त ज़रूरत के लिए अपने साथ 2 जवान भी नहीं रखे। क्या तुमने बॉर्बिन को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है? आपने कहा था कि बॉर्बिन का पीछा ना किया जाए। पीछा ना करने का मतलब ये तो नहीं कि किसी एमरजेंसी के लिए अपने पास चंद सिपाही ना रखे जाएं। सलमान ने जनरल टायर के पास आकर पूछा, आपने किस गधे को मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ बनाया है? जूसी चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी उसके हाथ से निकल गई। उसे गिरफ्तार करने का दूसरा मौका मिलने वाला है, मगर वो नायाल अफसर इस मौके को भी ज़ाया कर देगा। जनरल ने फौरन ही 2 अफसरों को मजीद जवानों के साथ साली कॉटेज की सिमत रवाना किया। सलमान उस अय्याश कार वाले के पास आया। पता चला जूसी उसे छोड़कर भाग गई है। उसने रिवॉल्वर दिखाकर उसे गाड़ी रोकने को कहा। फिर गाड़ी से उतरकर बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मोहतात रहकर देखना चाहती हूँ कि मेरा ताक़ुब करने वाले तुम्हारे कॉटेज में आएंगे या नहीं। अगर नहीं आए तो मैं आधे घंटे बाद कॉटेज में आऊंगी और शाम तक तुम्हारा दिल खुश करती रहूंगी। वो बोला, दिल खुश करना चाहती हो तो रिवॉल्वर रख लो, मैं कॉटेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो शख्स कॉटेज में आकर बैठा हुआ था। सलमान ने सोचा, अगर फौजियों ने इस कॉटेज को घेरना चाहा तो जूसी फिर वहां नहीं जाएगी। वह इंटेलिजेंस के चीफ और नए अफसरों से कहना चाहता था कि अपने जवानों को कॉटेज की तरफ जाने से रोक लें, लेकिन देर हो चुकी थी। चीफ ने जिन फौजियों को उधर रवाना किया था वो वहां पहुंच गए थे और रेत पर औंधे मुंह रेंगते हुए कॉटेज का मुहासरा कर रहे थे। काम फिर बिगड़ गया। जूसी कहीं दूर छुपकर यह तमाशा देख रही थी। अब वो जाल में फंसने वाली नहीं थी। सलमान बॉर्बिन के पास आया। वो गैराज से निकलकर एक पार्क में आ गया था और जूसी के दिमाग में कह रहा था, मैं गैराज से निकल आया हूँ, ये तुम फुटपाथ पर पैदल क्यों जा रही हो? मैं उस अय्याश को धोखा देकर हैज़र रोड की तरफ जा रही हूँ।
वहाँ जो पहला स्नैक बार है उसके कैबिन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेरे दिमाग में ना आना, मैं मौजूदा हालात पर गौर करना चाहती हूँ। तुम्हारे आने से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। जूसी ने हाथ के इशारे से एक टैक्सी को रोकते हुए सांस रोक ली। बॉर्बिन उसके दिमाग से निकल आया। वो भी एक टैक्सी वाले को इशारे से बुलाने लगा। मैंने नए अफसरों से कहा तुम दोनों सादा लिबास में हो, लिहाजा अपने साथ किसी फौजी जवान को ना रखो। हैफा रोड के माइकल स्नैक बार में फौरन पहुंचो, वे कैबिन में मिलेगी। ब्लू स्कर्ट और ब्लाउज में है, बालों को ब्लू रिबन से बांधा हुआ है। सलमान की बातें खत्म होने से पहले वह हैफा रोड की तरफ चल पड़े। बड़ी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे। सलमान ने बॉर्बिन के पास आकर देखा वो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। टैक्सी रुकी हुई थी। उसके इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। उसने जूसी को मुखातिब किया। वो बोली, मैंने मना किया था, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तन्हाई में कुछ तो सोचने दो, जाओ यहाँ से। जाता हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस टैक्सी में मैं आ रहा था उसमें खराबी पैदा हो गई है। अगर ये 5 मिनट में ठीक ना हुई तो मैं दूसरी टैक्सी में आऊँगा, मेरा इंतजार करना। वो दिमागी तौर पर वापस आ गया। सलमान ने उसके जरिए देखा था कि वो एक छोटे से कैबिन में बैठी हुई थी, यानी स्नैक बार में पहुंचकर मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। उधर नए अफसरों ने पहुंचने में देर नहीं की। वो स्नैक बार में दाखिल होकर एक एक करके कैबिन में जाकर देखने लगे। दोपहर के वक्त बार वीरान सा था। वहां चंद नौजवान थे मगर कोई लड़की नहीं थी। ब्लू स्कर्ट और ब्लू ब्लाउज कहीं नजर नहीं आया। बड़ी हैरानी की बात थी। सलमान ने अफसरों से कहा, अभी चंद सेकंड पहले मैंने उसे एक कैबिन में देखा था, क्या आसपास कोई और स्नैक बार है? एक अफसर ने कहा, जी हाँ, एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, हम वहां जाकर उसे तलाश करते हैं। वो दोनों ओपन एयर रेस्टोरेंट में आए। वहां भी अंदर कैबिन बने हुए थे। उन्होंने हर कैबिन में देखा। रेस्टोरेंट के मालिक से सवालात किए। वो बोला, जी हाँ, ब्लू स्कर्ट और ब्लू ब्लाउज वाली हसीना 2 मिनट पहले सामने वाले कैबिन में थी, फिर आइसक्रीम का बिल अदा करके चली गई। वो बहुत चालाक निकली। जिस स्नैक बार के कैबिन में उसे जाना चाहिए था वहां नहीं गई थी, दूसरे रेस्टोरेंट के कैबिन में जाकर बैठ गई। यूं सलमान धोखा खा गया था। धोखा खाने के बाद अक्ल आई कि जूसी को बॉर्बिन पर शुबा हो गया है। जो बात बॉर्बिन को मालूम होती थी उसके मुताबिक फौजी जूसी को गिरफ्तार करने पहुंच जाते थे। डी बॉर्बिन उससे मिलने माइकल स्नैक बार में आया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसने दिमागी राब्ता करना चाहा। जूसी ने सांस रोक ली। उसने कई बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने फिर उसे अपने अंदर आने नहीं दिया। आखिर उसने मजबूर होकर मरीना से राब्ता किया। मरीना सुपर मास्टर के तमाम टेलीपैथी जानने वालों की मालका थी। उनके दिमागों पर हुकूमत करती थी। वो तमाम ख्यालख्वानी करने वाले उसके मामूल और ताबेदार थे। जब कोई अहम बात होती तो वो मरीना के दिमाग में आकर अपने मखसूस कोड वर्ड्स अदा करते थे, फिर कुछ कहे सुने बगैर उसके दिमाग से वापस आ जाते थे, क्योंकि मरीना किसी को अपने दिमाग में आकर बोलने की इजाज़त नहीं देती थी। उसने बॉर्बिन के पास आकर पूछा, क्या बात है? वो बोला, जूसी बाबेला ने अचानक ही मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। मैं वजह मालूम करने जाता हूँ तो वो सांस रोक लेती है। क्या वो तुम्हारे जरिए कोई खतरा महसूस कर रही है? मुझे अपने और उसके हालात बताओ। वो पिछली रात से अब तक के तमाम हालात बताने लगा। मरीना ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, साफ जाहिर है कि जूसी के मुतालिक जो बात तुम्हें मालूम होती है वो दुश्मनों को मालूम हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है, कैसे मालूम हो जाती है? जवाब एक ही है, तुम्हारा दिल और दिमाग एक दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले के ज़ेर असर है। तुम क्या कहते हो? ये कैसे मुमकिन है? जरा अक्ल से सोचो। तुम जूसी के साथ जिस मकान में थे उसे कोई तीसरा नहीं जानता था, लेकिन यहूदी जासूस और फौजी वहां पहुंच गए। वो बोला, पिछली रात सोनिया से टकरा हुआ था, उसने हमारा ताकुब करने के बाद इस मकान को देखा होगा। चलो मान लेती हूँ, जूसी एक शख्स के साथ साली कॉटेज में पनाह लेने जा रही थी। ये बात भी सिर्फ तुम्हें मालूम थी? उससे शख्स को भी मालूम थी जो उसे अय्याशी के लिए ले जा रहा था। क्या वो शख्स दुश्मन था? टेलीपैथी जानता था? क्या उसने ख्यालख्वानी के जरिए फौजियों को साली कॉटेज में बुलाया था? नहीं, मैं उस शख्स के दिमाग में जाकर चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ। वो टेलीपैथी नहीं जानता था। अगर सलमान वास्ती ने उसके दिमाग से मालूम किया है तो उसकी मालूमात का जरिया मैं हूँ, क्योंकि जूसी तो योगा की माहिर है। जूसी को यहीं से शुबा हुआ कि दुश्मन तुम्हारे जरिए उसे घेर रहे हैं। उसने शुबे की तस्दीक के लिए तुम्हें माइकल स्नैक बार में मिलने को कहा, फिर तस्दीक हो गई। वहां भी उसे गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए थे। अच्छा, तो इसीलिए वह मुझे दिमाग में आने नहीं देती है। हाँ, जब से तुम्हें दूर किया है तब से महफूज है। वो दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाला जो तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहता है, अब तुम्हारे जरिए जूसी को तलाश नहीं कर सकेगा, ना ही उसे गिरफ्तार करा सकेगा। मैं हैरान हूं, तुमने मुझे अपना मामूल और ताबेदार बनाया है, फिर मैं किसी और का ताबेदार कैसे बन गया हूं? क्या तुमने मुझ पर तनवीमी अमल करते वक्त मेरे दिमाग में किसी दुश्मन का सुराग नहीं लगाया था? टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन बहुत चालाक हैं। जब मैं तुम पर तनवीमी अमल कर रही थी तब वो तुम्हारे दिमाग में छुपा होगा और मेरे अमल को नाकाम बना रहा होगा। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं खुश थी कि मैंने पारस पर अमल करके उसे अपना गुलाम बना लिया है। बाद में पता चला सलमान या कोई और उसके दिमाग में छुपा हुआ था और मेरे तनवीमी अमल का तोड़ कर रहा था। मुख्तसर ये कि जिस तरह पारस मेरे हाथ से निकल गया उसी तरह तुम भी मेरे मामूल नहीं रहे हो। सलमान बड़ी खामोशी से तुम्हारे दिमाग में रहता है, बज़ाहिर तुम्हें मेरा ताबेदार बनाता है और दर पर्दा तुम्हारे जरिए हमारे मंसूबों को समझ लेता है। ये तो बड़ी गहरी चाल है।
उन्होंने इसी तरह मालूम किया था कि हम इंजीनियर की तस्वीर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ मंसूबा बनाकर रह गए और उन्होंने उस पर अमल करके कामयाबी हासिल कर ली। मरीना ने कहा, अब तुम हमारे किसी मंसूबे और किसी मामले में शरीक नहीं रहोगे, फौरन वापस आ जाओ। मैं जहां भी आऊंगा या जाऊंगा दुश्मन मेरे दिमाग में मौजूद रहेगा। मैं दुश्मनों को दिमागों से भगाना जानती हूँ। तुम ट्रीटमेंट ब्लैकआउट से गुजरोगे तो दुश्मन जल्द ही तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। ट्रीटमेंट ब्लैकआउट का मतलब था तारीख कैद खाना। मरीना ने अमेरिका में भी एक तारीख कैद खाना बनाया था। वह ऐसे टेलीपैथी जाने वालों को कैदी बनाकर रखती थी जो नादानिस्तगी में किसी के जेर असर आ जाते थे। जोरा जोरी, कैनी पॉल और टीटू संताना वगैरह के दिमाग हमारी मुट्ठी में थे, लेकिन मरीना ने उन्हें तारीख कैद खाने में रखकर हमें बेबस कर दिया था। हम उनसे ना कोई काम ले सकते थे, ना उस कैद खाने का सुराग लगाकर वहां से उन्हें निजात दिला सकते थे। आखिर हमने उनका पीछा छोड़ दिया था। फिर मरीना ने उन्हें अपना ताबेदार बना लिया था। डिबॉर्बे ने कहा, ट्रीटमेंट ब्लैकआउट मेरे मजाज के खिलाफ है। मैं किसी तारीख कैद खाने में नहीं रहूंगा। क्या अपने दिमाग में सलमान वास्ती को बर्दाश्त करते रहोगे? मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या करोगे? कोई ऐसा रास्ता निकाल लो कि मैं तारीख कैद खाने में भी ना जाऊं और वो मेरे दिमाग से हमेशा के लिए चला जाए। दूसरा रास्ता यह है कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए तुम्हारी शख्सियत और तुम्हारा लहजा बदल दिया जाए। ये मुनासिब है। तो फिर चले आओ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सलमान हमारी बातें सुन रहा होगा। शायद वो मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने नहीं देगा। मैं नादान नहीं हूं। समझ रही हूं कि सलमान तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ये बातें सुन रहा है, लेकिन वह तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनकर कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि आइंदा हम तुमसे ऐसा कोई काम नहीं लेंगे जो उसे फायदा पहुंचाए। अच्छी बात है, मैं जल्द से जल्द यहाँ की सरहद पार करके आऊंगा। इस दौरान मैं और सोनिया पिछली रात की नींद पूरी कर रहे थे। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं गुसल वगैरह से फारिग होकर पेट की आग बुझा रहा था। तब सलमान ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। मैंने कहा, मेरे पास क्यों आए हो? तुम तो सोनिया के गुलाम हो। उसके हुक्म से मेरी बीवी को गायब कर देते हो। वो आजिजी से बोला, आप नाराज ना हो। हम सब ने सिस्टर को अपना लीडर तस्लीम किया है। वो हमेशा आपका भला चाहती हैं। उन्होंने हमें बताया कि लैला कुछ अरसे के लिए दूर हो जाएगी तो आप जख्मी शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। और आपने वाकई ये किया। गोल्डन ब्रेन्स तक कोई नहीं पहुंच सकता था, आप पहुंच गए। वाकई सिस्टर की हिकमत अमली ज़बरदस्त और नतीजा खेज होती है। मैंने कारनामा अंजाम दिया और तुम सोनिया की तारीफें कर रहे हो। मैं आपकी तारीफें कर रहा हूँ। सिस्टर से तो अकीदत है। लैला कैसी है? कसम ले लीजिए, मैं लैला के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर क्यों आए हो? उसने जूसी वावेला और डी बॉर्बिन की रूदात सुनाई। आखिर में ये बताया कि बॉर्बिन ने मरीना से राब्ता कायम किया था और आइंदा वो बॉर्बिन को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना चाहती है ताकि उसकी शख्सियत और लहजा तब्दील हो जाए, तो हम उसके दिमाग में ना पहुंच सकें। मैंने कहा, तुमने ये बातें पहले सोनिया को बताई होंगी, फिर उसके मशवरे पर मेरे पास आए हो। जी हाँ, वो कहती हैं। मैंने जूसी के पीछे वक्त बर्बाद किया है। आप आसानी से उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं जूसी के पास जा रहा हूँ। लेकिन कैसे जाएंगे? वो बॉर्बिन से राब्ता खत्म कर चुकी है। सलमान, किसी भी अमल के दौरान हर पहलू पर नजर रखो। तुमने सिर्फ बॉर्बिन को अहमियत दी, ये क्यों भूल गए कि जूसी का राब्ता अपनी CIA की टीम से रहता होगा? जी हाँ, वो बॉर्बिन से कह रही थी कि CIA के चीफ से राब्ता करे और किसी लड़की को उसकी हमशक्ल बनाकर भेजने के लिए कह दे। वाकई में बॉर्बिन के जरिए चीफ के दिमाग में पहुंचूंगा तो जूसी के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा। तो देर किस बात की है? फौरन बॉर्बिन को इस्तेमाल करो। वह बॉर्बिन के दिमाग में गया। मैं भी वहां पहुंच गया। उसने बॉर्बिन की सोच में कहा, पता नहीं जूसी खैरियत से है या नहीं। बॉर्बिन की अपनी सोच ने कहा, वो खैरियत से होगी। मुझे उसकी भलाई के लिए उससे दूर रहना चाहिए। मैंने सोचा सलमान काम बिगाड़ देगा। उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर CIA चीफ से राब्ता करेगा तो दिमाग को आज़ाद छोड़ने के बाद बॉर्बिन परेशान होकर मरीना से कह देगा कि उसने अपने इरादे के खिलाफ चीफ से जूसी की खैरियत मालूम की थी। मैंने सलमान को ऐसा करने से रोक दिया। उसने पूछा, फिर हम कैसे चीफ के दिमाग में पहुंचेंगे? मैंने कहा, बॉर्बिन के दिमाग में फिर चलो, मगर खामोश रहो, देखो कि मैं क्या करता हूँ। हम उसके दिमाग में आए। मैंने उसके अंदर अंगड़ाई पैदा की। वो अंगड़ाई लेने लगा तो मैंने उसकी सोच में कहा, हाय जूसी, तुम दूर हो जाती हो तो ये जिस्म तुम्हें मांगता है। मैं इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था। बॉर्बिन की सोच ने तस्लीम किया कि वो वाकई बड़ी देर से अंदर ही अंदर जूसी को तलब कर रहा है और उसे सोचना चाहिए कि किस तरह यह तलब पूरी हो सकती है। मैंने उसकी सोच में कहा, एक रास्ता है। यहाँ जूसी के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। मैं उसे कहूँगा कि वो भी कुछ अरसे के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। वहाँ हम आज़ादी से मिलते रहेंगे। जब खतरा टल जाएगा तो वो फिर यहाँ आ जाए। उसने कायल होकर चीफ से राब्ता किया। फिर कहा, मेरी वजह से जूसी यहाँ बेनकाब हो गई है। मैं उससे राब्ता नहीं करूँगा। तुम मेरा पैगाम पहुँचा दो। वो कुछ अरसे के लिए न्यूयॉर्क चली जाए। वहाँ हम आज़ादी से और मोहब्बत से दिन रात गुजारेंगे। चीफ ने कहा, मिस्टर बॉर्बिन, अब मेरा ताल्लुक CIA से नहीं रहा। मैं वापस जा रहा हूँ। मिस मरीना ने दुरुस्त पेशन गोई की थी कि दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले आइंदा तुम्हारे जरिए मेरे दिमाग में पहुँचेंगे, फिर मेरे जरिए CIA की मसरूफियात को समझते रहेंगे। अब ऐसा कोई चांस नहीं है। बॉर्बिन चीफ के दिमाग से निकल आया। वो एक पार्क में बैठा हुआ था। उसे पनाह लेने की मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी।
आज रात वह इस मुल्क से जाने वाला था। उसके साथ उसे यह अंदेशा था कि सलमान उसके सरहद पार करने के चोर रास्ते को देखता रहेगा। हो सकता है उसे यहाँ से ना जाने दे। दोस्त हो या दुश्मन, मरीना हो या सलमान, कोई टेलीपैथी जानने वाले मामूल को ना हाथ से जाने देता है और ना ये बर्दाश्त करता है कि वो अपने पास से निकलकर मुखालिफ पार्टी के जेर असर चला जाए। उसी वक्त मरीना ने उसके दिमाग में कहा, दुरुस्त सोच रहे हो। तुमने फिर दुश्मनों के उकसाने पर चीफ से रब्ता किया था। हम तुम्हें रोकते रहेंगे और दुश्मन तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। तुम हमारे लिए बेहद खतरनाक हो गए हो। सबसे बड़ा खतरा यह है कि मैं तुम्हारी शख्सियत तब्दील करने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाऊंगी, तो तुम्हारे साथ दुश्मन भी उस मशीन तक पहुंच जाएंगे। हम एक टेलीपैथी जानने वाले को बचाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन का नुकसान नहीं करेंगे। मिस मरीना, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम मरोगे तो मशीन दूसरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लेगी, और मशीन तबाह होगी तो आइंदा कोई टेलीपैथी जानने वाला हमें नसीब नहीं होगा। लिहाजा मैं अपने मुल्क का नसीब बिगाड़ना नहीं चाहती। तुमसे ताल्लुक तोड़कर तुम्हें दुश्मनों के हवाले भी नहीं करना चाहती। ऐसी सूरत में तुम्हें मर जाना चाहिए। वह तड़प कर बोला, यह क्या बकवास है, कैसी खुदगर्जी है। मैं जिसके काम का नहीं रहूंगा वो मुझे मार डालेगा। ये तो कोई इंसानियत नहीं है। हर टेलीपैथी जानने वाले के साथ यही होता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम कौन होती हो मेरी मौत का फैसला सुनाने वाली? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे उनसे मोहब्बत है जो मेरी हिफाजत कर सकती हैं। मैं मिस्टर सलमान को मुखातिब कर रहा हूँ। क्या वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? जो मेरे काम आएगा मैं उसी का वफादार रहूँगा। मैंने कहा, बॉर्बिन, मैं तुमसे ज़्यादा मरीना को समझता हूँ। वो बहुत चालाक है। कुछ करने से पहले बहुत दूर तक उसका अंजाम सोच लेती है और मुखालफिन के रद्द अमल का अंदाज़ा कर लेती है। वो जानती है कि हम तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं। अगर वो तुम्हारी सांसें रोककर तुम्हें हलाक करना चाहेगी तो हम तुम्हारी सांसें रोकने नहीं देंगे। वह तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, लेकिन बाहर से कोई अंधी गोली सनसनाती हुई मेरी बात पूरी होने से पहले ही ठाई की आवाज़ के साथ ही गोली सीने में पैबस्त हो गई। वो उछलकर ज़मीन पर आया। दूसरी गोली उसके दिमाग में घुस गई। हमारे कुछ करने से पहले ही वो अपनी टेलीपैथी के साथ फना हो गया। ये दूसरी बार ऐसा हुआ था। मरीना मेरे और सलमान के सामने अपने मकसद में कामयाब होकर चली गई थी। हम सोनिया के पास आए, उसे सारी रुदात सुनाई। उसने कहा, हमने यहाँ के हुक्काम को 24 घंटे की मोहलत दी थी। 12 घंटे गुजर चुके हैं। उन्होंने पापा डूक को पेश नहीं किया है। सलमान ने कहा, सिस्टर, आप सो रही थी। इस दौरान यहाँ की हुकूमत में अहम तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। अब वो हुक्काम और फौजी अफसरान नहीं रहे जिन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। अब जिन लोगों ने हुकूमत की बागडोर संभाली है वो सब योगा के माहिर हैं। सोनिया ने पूछा थोड़ी देर पहले, तुम जनरल टायर के जरिए जूसी को गिरफ्तार कराना चाहते थे। क्या जनरल टायर की जगह कोई योगा का माहिर जनरल नहीं आया है? उसकी जगह भी नया जनरल आया है। साबका जनरल टायर की हैसियत महज एक नुमाइंदगी है। हम उसके जरिए मौजूदा नए हुक्काम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उन्होंने वक्ती तौर पर अपना बचाव कर लिया है। क्या वो नहीं जानते कि नए हुक्मरानों को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उनके भी दिमागों में पहुंचा जा सकता है? वो यकीनन हर पहलू को समझ रहे हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुपर मास्टर से मदद हासिल की है। उसके टेलीपैथी जानने वाले कुछ यहाँ पहुँच रहे हैं और कुछ दूर ही से उनकी हिफाजत करते रहेंगे। हमारी हर चाल को नाकाम बनाने की कोशिश करते रहेंगे। उनकी पहली और आखिरी कोशिश यही होगी कि सोनिया और वुल्फ इस मुल्क से चले जाएं। तुम सुपर मास्टर से रब्ता करो, उससे पूछो इसराइल में हमारे मुकाबले पर क्यों आ रहा है। क्या वो चाहता है कि हम एक बार फिर उसके मुल्क में आकर हंगामे बर्पा करें और उसके टेलीपैथी जानने वालों को फिर उठा कर ले जाएं? सलमान चला गया। सोनिया ने मुझसे कहा, मैं पहले ही समझ गई थी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? पहले लैला को यहाँ से भगाया, अब मुझे भाग जाने को कह रही हो। पिछली बार मैंने अमेरिका में क़यामत बर्पा की थी, वहाँ उनका कोई टेलीपैथी जानने वाला महफूज नहीं था। इस बार तुम सुपर मास्टर और मरीना को कई मसाइल में उलझाओगे तो वो और उसके टेलीपैथी जानने वाले इसराइली हुक्काम की ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। अपने मसाइल हल करने के लिए वो जल्द ही योगा के माहिर हुक्काम को बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जोड़ तोड़ के लिए मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? तो फिर ना जाओ। मैं सलमान और सुल्ताना को भेज दूंगी। सलमान और सुल्ताना में शराफत और सादगी है, चालाकी या मक्कारी नहीं है, और सुपर मास्टर से निमटने के लिए मक्कारी लाजमी है। सानी और अली एक बड़ी मुहिम से वापस आए हैं। उन्हें कुछ अरसा आराम करना चाहिए। मैंने कहा, मक्कारी में पारस तुमसे कम नहीं है, तुम उसे क्यों भूल रही हो? वो यहाँ तिलबैब आएगा। ये क्या बात हुई? बाप को जाने के लिए कह रही हो और बेटे को बुला रही हो? पारस का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मैं जोड़ का तोड़ करती हूँ। यहाँ मरीना सरगर्मी अमल रहेगी। बिल्ले को सामने देखकर चूया की सरगर्मी ज़रा महदूद हो जाएगी। पारस का नशा मरीना को भटकाया करेगा। मैंने एक गहरी सांस ली। वाकई सोनिया जोड़ तोड़ खूब करती थी। उसकी मौजूदा चालों के पेश नज़र मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए था, या यूं देखा जाए तो वो अपनी बात मनवा लेती थी। उसने मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था। सुपर मास्टर के एक इजलास में मुल्क की अहम तरीन शख्सियात मौजूद थीं। आला हुक्काम फौजी अफसरान के अलावा एक खूबरू और कद्यावर जवान बैठा हुआ था। उसके तेवर बता रहे थे कि वह बहुत बड़े ओहदा पर फायज है
और आला हुक्काम से किसी तरह कम नहीं है। उसका असल नाम कुछ भी हो, वो अपने ओहदे के एतबार से ब्रेन मास्टर कहलाता था। ये एक नया ओहदा था और इसके साथ एक नया शोबा कायम किया गया था। इस शोबे में 4 ज़हीन अफराद थे। वो चारों गोल्डन ब्रेन्स की तरह मुल्क के अहम राजों को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखने आए थे, ताकि दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले उन राजों तक कभी न पहुंच सकें। जिस तरह इसराइली हुक्काम और फौजी अफसरान को धमकी दी गई थी कि उन्होंने पापा डूक को पेश न किया तो उन हुक्काम और अफसरान को एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा, इसी तरह अमरीकी हुक्काम और फौजी अफसरान को भी धमकियां दी जा सकती थीं। ऐसी धमकियों का पहले ही तोड़ कर लिया गया था। हुकूमत के अहम मामलात नए शोबे के 4 ज़हीन अफराद को सौंप दिए गए थे। वो चारों ब्लैक सीक्रेट कहलाते थे। उनका खास नुमाइंदा ब्रेन मास्टर इस वक्त इजलास में मौजूद था। वो जो कहने और सुनने वाला था वो सारी बातें चारों ब्लैक सीक्रेट तक पहुंचने वाली थीं। यूं देखा जाए तो इसराइल के गोल्डन ब्रेन्स और अमेरिका के ब्लैक सीक्रेट एक ही चीज़ थे, लेकिन उनमें नुमाया फ़र्क था। अमेरिका के ब्लैक सीक्रेट का दावा था कि उन्हें कभी कोई देख नहीं सकेगा, कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकेगा और कोई उनके खुफिया अड्डे तक नहीं पहुंच सकेगा। उनका खुफिया अड्डा ना किसी इमारत में था, ना किसी तहखाने में, ना ज़मीन के ऊपर और ना ज़मीन के अंदर था। टेलीपैथी जानने वाले मरकर भी वहां नहीं पहुंच सकते थे। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि ब्लैक सीक्रेट से ताल्लुक़ का कोई जरिया नहीं था, न टेलीफोन, न ट्रांसमीटर, न टीवी, न कंप्यूटर और ना ही इशारों की कोई मखसूस जुबान थी। वो चारों ब्लैक सीक्रेट ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार थे, टेलीपैथी जानते थे और अपने नुमाइंदे ब्रेन मास्टर के दिमाग में रहकर इजलास की कार्रवाई देख सकते थे और तन्हाई में जुबान हिलाए बगैर राज की बातें एक दूसरे को बता सकते थे। ब्रेन मास्टर को शामिल किया जाए तो ब्लैक सीक्रेट की तादाद 5 होती थी। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उन 5 के दिमागों को फौलाद बनाया गया था। वह दुख, दर्द या किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं करते थे। कोई भी नुकसान पहुंचने वाली या दहशत ज़दा करने वाली बात हो, वो मुतासिर नहीं होते थे। मशीनी इंसानों की तरह जज्बात और एहसासात से बेनियाज थे, लिहाजा उनसे कभी जज्बाती गलती नहीं हो सकती थी। अब ट्रांसफार्मर मशीन का राज सिर्फ वो चारों जानते थे कि वो मशीन कहाँ है, उसकी हिफाजत किस तरह करना चाहिए और किन बासलाहियत अफराद को इस मशीन से गुजारकर टेलीपैथी का हामिल बनाना चाहिए। फौज और हुकूमत के अहम मामलात और अहम राज भी उन चारों की तहवील में थे। गोया इस इजलास में जितने हुक्काम और फौजी अफसरान बैठे हुए थे वो सब हाथी के दांत थे, सिर्फ दिखावे के लिए थे। हुकूमत का अंदाज बदल चुका था। इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो सुपर मास्टर ने कहा, यहाँ हम एक दूसरे के सामने हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो नज़र नहीं आ रही है और वो है मिस मरीना। आप हजरात मरीना के नुमाइंदे की ज़ुबान से उसकी गुफ्तगू सुनते रहेंगे। कई ओहदेदारान ने कहा, हम मरीना को खुशामदीद कहते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, आज का इजलास 2 अहम वजूहात की बिना पर मुनक्किद किया गया है। पहली वजह तो मरीना की नाराज़गी है, ये अपने टेलीपैथी जानने वालों को इसराइल भेजने के खिलाफ है। दूसरी वजह सलमान वास्ती की वो गुफ्तगू है जो मुझसे हो चुकी है। उसने मुझसे पूछा है कि हम इसराइल में सोने के मुकाबले पर क्यों आ रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जवाबन फरहाद की फैमिली यहाँ आए और कुछ ऐसा पहले की तरह हमारी नींदें हराम कर दे और एक बार फिर हमारे टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ से उठा कर ले जाए। ब्रेन मास्टर ने कहा, फरहाद की तरह उसकी फैमिली के अफराद को भी धमकियाँ देने की आदत सी पड़ गई है। हमारे यहाँ जो नई तब्दीलियाँ आई हैं उनका इल्म फरहाद की फैमिली को नहीं है। अब वो हमारे हुक्काम को धमकियाँ देकर मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, क्योंकि अब तमाम मामलात ब्लैक सीक्रेट के हाथों में हैं। सुपर मास्टर ने पूछा, तुम टेलीपैथी जानने वालों को अगवा होने से किस तरह बचाओगे? ब्रेन मास्टर ने कहा, जो पुराने टेलीपैथी जानने वाले हैं वो मरीना के काबू में हैं। मरीना उनकी जिम्मेदार है। हमने जो नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं उन्हें यहाँ के आला हुक्काम नहीं जानते। फौज के आला अफसरान उनके नामों से भी वाकिफ नहीं है। कोई उनका चेहरा और हुलिया नहीं जानता है। और सबसे अहम बात यह कि हमारे मातियत टेलीपैथी जानने वाले कहीं ख्याल ख्वानी करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि उन्हें ख्याल ख्वानी आती है। सब ने ताजुब से ब्रेन मास्टर को देखा। सुपर मास्टर ने पूछा, जब वो अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को नहीं जानते हैं तो उन्हें ये इल्म सिखाने का क्या फ़ायदा हुआ? ब्रेन मास्टर ने अपने सर को एक उंगली से बजाते हुए कहा, इसे ब्रेन कहते हैं। किसी के हाथ में भरा हुआ रिवॉल्वर दो तो वह सीना तान कर रिवॉल्वर की नुमाइश करता फिरेगा ताकि देखने वाले मरूब रहें। अगर उसे खाली हाथ रखा जाए तो वह सर झुका कर चलेगा। हमारे टेलीपैथी जानने वाले भी आमतौर पर नॉर्मल रहा करेंगे। होटलों में, तफरीह गाहों में या पब्लिक गाड़ियों में बैठकर किसी ज़रूरत से मजबूर होकर भी ख्याल ख्वानी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी यह सलाहियत याद नहीं रहा करेगी। जब हम ज़रूरत समझेंगे तो उन्हें एक मखसूस सिग्नल देंगे। वो सिग्नल या इशारा पाते ही उन्हें याद आ जाएगा कि वो टेलीपैथी जानते हैं और उन्हें एक मखसूस मामले में टेलीपैथी से काम लेना चाहिए। जब वो मामला ख़त्म हो जाएगा तो हम उनके दिमाग में फिर एक मखसूस सिग्नल देंगे। सिग्नल पाते ही वो फिर अपनी टेलीपैथी की सलाहियत को भूल जाएंगे।
ये तरीक़ाकार सुनकर सब लोग ब्रेन मास्टर की तारीफ़ें करने लगे। एक ने कहा, बहुत ही दानिशमंदाना तरीका है। जब टेलीपैथी वाले जाहिर नहीं होंगे और दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में जाकर भी उनकी हकीकत मालूम नहीं कर सकेंगे तो फिर वो किसे अगवा करेंगे। दूसरे ने कहा, कमाल हो गया, अब हमारे टेलीपैथी जानने वाले महफूज रहा करेंगे। मरीना ने कहा, अब हमारी हुकूमत की अहम पॉलिसियाँ यही 4 ब्लैक सीक्रेट बनाती हैं। ये पॉलिसी भी उनकी है कि सोनिया के मुकाबले पर इसराइल की मदद करना चाहिए। बेशक इसराइल मशरिक़ वस्ता में हमारा सबसे अहम फौजी महाज है, जिसे देखकर इस्लामी ममालिक हमारे दबाव में रहा करते हैं। हमें इसराइल की मदद हर पहलू से करना चाहिए, लेकिन अपने टेलीपैथी जानने वालों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए। ब्रेन मास्टर ने पूछा, तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं इसे दानिशमंदी नहीं समझती कि जिन टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया हमसे छीन कर ले गई और जिन्हें मैं बड़ी मेहनत से वापस लाई हूँ, उन्हें फिर सोनिया के मुकाबले में झोंक दिया जाए। ये तो उन बेचारों के लिए सरासर मौत की सज़ा होगी। शतरंज की बाजी में ये नहीं देखा जाता कि कौन सा मोहरा मर रहा है, ये देखा जाता है कि उस मोहरे की मौत से हम किस तरह शह देकर बाजी जीत सकती हैं। पहले वो टेलीपैथी जानने वाले बेयारो मददगार थे, अब उनके पीछे तुम्हारा दिमाग है। तुम खूब सोच समझकर उन्हें इसराइल में इस्तेमाल करोगी तो सोनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मरीना ने कहा, ब्रेन मास्टर, अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले आमतौर पर मामूली इंसान नजर आते हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, फिर तो सोनिया भी उन्हें पहचान नहीं सकेगी। ऐसे ही टेलीपैथी जानने वालों को उसके मुकाबले पर जाना चाहिए। वो उसके लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन जाएंगे, कभी उसके काबू में नहीं आएंगे। फिर उनके पीछे तुम्हारे जैसा ब्रेन मास्टर होगा तो सोनिया के छक्के छूट जाएंगे। जिस पहलू से देखो मैदान तुम्हारे हाथ आएगा। फिर क्या वजह है कि तुम अपने टेलीपैथी जानने वाले मातियतों के साथ वहां नहीं जा रहे हो? ब्रेन मास्टर ने कहा, यह हमारे 4 ब्लैक सीक्रेट्स का फैसला है कि मुझे अपने मुल्क में रहकर बहुत से अहम मामलों से निपटना चाहिए। मैं उनके अहकामात का पाबंद हूँ। मैं तुम्हारे जरिए ब्लैक सीक्रेट को मुखातिब करती हूँ और पूछती हूँ, मेरे टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया और उसके साथी पहचानती हैं और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों को नहीं पहचानते। ये सोनिया के मुकाबले में महफूज रहेंगे और नाकामी की सूरत में भी जिंदा वापस आएंगे, जबकि मेरा एक मातियत डिबॉर्बिन तिल अबैब में मारा गया है। आइंदा भी जाने पहचाने और पुराने टेलीपैथी जानने वाले मारे जा सकते हैं। उन्हें जानबूझकर इसराइल में मरने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? ब्रेन मास्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ब्लैक सीक्रेट कहते हैं कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले मुल्क के अंदर बहुत से मामलात में मसरूफ़ हैं, इसलिए वो इसराइल नहीं जा सकते। उनके ना जाने का मतलब ये नहीं है कि मेरे आदमियों को मौत के मुंह में झोंक दिया जाए। तुम्हारे प्रोग्राम में तब्दीली हो सकती है। मुल्क के अंदर तुम्हारे आदमियों की जगह मेरे आदमी मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर तुम्हारे आदमी फारिग होकर इसराइल जा सकेंगे। तुम ख्वामख्वाह बहस कर रही हो। जो लोग जहां अपनी ड्यूटी पर हैं वहां से हटाए नहीं जा सकते। वो बोली, मैंने अपने आदमियों को इसराइल जाने से रोक दिया है। इसका मतलब है तुम एक अहम मुल्की पॉलिसी की हिफाजत कर रही हो। मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ कि जब भी अपने टेलीपैथी जानने वालों का नुकसान होते देखूंगी तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आला हुक्काम के अहकामात से इनकार कर दूंगी। ये अपने मुल्क से गद्दारी है। वो बोली, गद्दारी ये है कि अपने मुल्क के कीमती टेलीपैथी जानने वालों को इसराइली मुफाद के लिए मौत के मुंह में दे दिया जाए। ब्रेन मास्टर, तुम अपने मुल्क से अदावत कर रहे हो। ब्रेन मास्टर ने कहा, मुझे और ब्लैक सीक्रेट को नादान औरत की बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। बेहतर है तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों को हमारे हवाले कर दो, हम उन्हें अपने तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मुझे अफसोस है, मेरे टेलीपैथी जानने वाले मेरे ही रहेंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम उन्हें जबरन अपने कब्जे में ले आएं? गोया तुम चैलेंज कर रहे हो कि उन्हें मुझसे छीन सकते हो। ब्लैक सीक्रेट के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। वो बोली, अजब इत्तफाक है, मेरे लिए भी कोई बात नामुमकिन नहीं है। तुम मेरा एक आदमी छीन लो, मैं तुम्हारे 10 छीन कर ले जाऊंगी। सुपर मास्टर ने कहा, यह क्या हो रहा है? आप लोग एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं और दुश्मनी में जो अपने मुल्क का नुकसान होगा उसे भूल रहे हैं। एक हाकिम ने कहा, दोनों तरफ के टेलीपैथी जानने वाले हमारे मुल्क का सरमाया है। दूसरे ने कहा, अगर ये कशीदगी बढ़ेगी मरीना से ब्रेन मास्टर को और ब्रेन मास्टर से मरीना को नुकसान पहुंचेगा तो ये हमारे ही मुल्क का नुकसान होगा। फौज के आला अफसर ने कहा, प्लीज़ अपना अपना मूड ठीक करें और एक दूसरे को सॉरी कह दें। ब्रेन मास्टर ने घूर कर मरीना के नुमाइंदे को देखा, फिर कहा, सॉरी। मरीना ने नुमाइंदे की जुबान से कहा, मुझे भी सॉरी कहने में देर नहीं लगेगी, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। आइंदा मेरा कोई टेलीपैथी जानने वाला अगवा होगा तो इसका मतलब यही होगा कि ब्रेन मास्टर अपने चैलेंज के मुताबिक मेरा आदमी छीन कर ले गया है। ब्रेन मास्टर ने नागवारी से पूछा, अगर तुम्हारा कोई आदमी मर जाएगा तो क्या उसकी मौत का इल्ज़ाम भी मुझे दोगी? नहीं दूंगी। मेरे आदमी की मौत के बाद तुम्हारा भी कोई मर जाए तो तुम भी मुझे इल्ज़ाम ना देना। सुपर मास्टर ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दुश्मनी और धमकियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा, पिछली चंद कामयाबियों ने मरीना को मगरूर बना दिया है। यह हमारे ख्यालख्वानी करने वालों तक पहुंचना बच्चों का खेल समझती है। मेरे किसी आदमी की मौत की धमकी यूं दे रही है जैसे उसे जानती हो। नहीं जानती, लेकिन भरे जलास में कसम खाती हूँ तुम्हारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वालों को बेनकाब करके दिखाऊंगी। सब लोग परेशान होकर एक दूसरे से कुछ न कुछ कह रहे थे।
ब्रेन मास्टर सर झुकाए बैठा था, फिर सर उठाकर बोला, ब्लैक सीक्रेट का हुक्म है कि मैं चैलेंज का जवाब चैलेंज से ना दूं और मरीना से मुआफ़ी मांग लूं। अगर मैंने ऐसा ना किया तो हमारे मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। प्लीज़ मरीना, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं भी तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ। सब लोग खुश होकर तालियां बजाने लगे। ब्रेन मास्टर ने कहा, ब्लैक सीक्रेट ने हुक्म दिया है कि मरीना के एतराज़ात को तस्लीम किया जाए। उसके टेलीपैथी जानने वाले इसराइल नहीं जाएंगे। एक फौजी अफसर ने कहा, मरीना, तुम्हें ब्लैक सीक्रेट की फराग दिली की तारीफ करना चाहिए। तुम्हारा एतराज़ तस्लीम किया गया है। वो बोली, मुनसिफ को न तंग दिल होना चाहिए न फराग दिल। उसे सिर्फ हक़ाइक़ के पेश नज़र इंसाफ करना चाहिए। मेरा एतराज़ हक़ाइक़ पर मबनी था। मैं अपने मुल्क के कीमती टेलीपैथी वालों को जानबूझकर मौत के मुंह में भेजना नहीं चाहती थी। ये बात हर ज़ी अकल की समझ में आती है। 4 ब्लैक सीक्रेट की समझ में भी आ गई। इसमें फराग दिली की कोई बात नहीं है। ब्रेन मास्टर ने कहा, जल्द ही तुम्हारा गुरूर तुम्हें ले डूबेगा। वो बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, मेरा ख्याल है दोनों में से किसी का दिल साफ नहीं हुआ है। मरीना ने कहा, जब तक मेरे टेलीपैथी जानने वाले सलामत रहेंगे मेरा दिल साफ रहेगा। उसके बाद मैं नहीं जानती, खुदा जानता है। ब्रेन मास्टर ने कहा, बेहतर है इजलास बर्खास्त किया जाए। एक ने सवाल किया, इसराइली हुकाम से इमदाद का जो दावा किया उसका क्या बनेगा? ब्रेन मास्टर ने कहा, ब्लैक सीक्रेट का हुक्म है कि फ़िलहाल हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला इसराइली हुकाम की मदद के लिए जाएगा और मैं उसकी पुश्त पर रहूँगा। इजलास ख़त्म हो गया। मरीना दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। वो अपनी आदत या हिकमत अमली के मुताबिक अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करती थी। फिर भला अपने मुल्क के हुक्मरानों पर कैसे भरोसा कर लेती? उन्होंने फरमाइश की थी कि उसे अपने ही मुल्क में आकर रहना चाहिए और उसने झूठ कह दिया था कि वो अमेरिका में आकर रिहाइश इख्तियार कर चुकी है, लेकिन किसी को अपना पता ठिकाना नहीं बताएगी। दर हकीकत वो अभी तक लंदन में थी, उससे शाही महल नुमा कोठी में उसे तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता था। जिसके तय खाने में उसने तारीख कैद खाना कायम किया था वो बड़े सुकून से थी। किसी अंदेशे के बगैर ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी लंदन में बेजारी सी महसूस होती तो वो कुछ दिनों के लिए पेरिस चली जाती। एक बार उसने पेरिस में पारस को देखा तो सीने से आह निकल गई। उसके साथ गुजरे हुए लम्हात याद आकर सताने लगे और ये इंकशाफ हुआ कि वो पेरिस क्यों आती है। शायद इसलिए कि वो पारस का शहर है। वो फ्रांस के किसी दूसरे शहर में भी जा सकती थी, इटली और स्विट्ज़रलैंड भी जा सकती थी। उसने शऊरी तौर पर यह नहीं सोचा कि वो पारस की तरफ जा रही है। उसका लाशऊर या उसका दिल उसे उधर ले जाता था। पारस को कई माह बाद देखकर वो जल्दी से दूर चली गई थी ताकि वो जहरीला मर्द उसके जिस्म की बू ना पाले। पारस अपने असली रूप में था और वो बहरूप में थी। चेहरे से पहचानी नहीं जा सकती थी। मरीना को सिर्फ अपने ही बदन के तिलिस्माती बू से खौफ आता था। इसके बाद वो पेरिस नहीं गई। उसे अपनी सलामती और आज़ादी अजीज थी। पारस के हाथों में जाकर सोनिया के सामने मजबूर और महकूम नहीं बनना चाहती थी। उसे यकीन था कि वह अपने अंदर लड़ते लड़ते एक दिन पारस को दिल से निकाल देगी। वह मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी। ऐसा कर सकती थी, लेकिन तकदीर से नहीं लड़ सकती थी और तकदीर उसे घुमा फिरा कर फिर पारस के पास ले जाने वाली थी। मौजूदा इजलास में वो ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट से बददिल हो गई थी। ये अंदेशा बढ़ता जा रहा था कि ब्लैक सीक्रेट उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। इंतकामी कार्रवाई ये हो सकती थी कि वो मरीना को रूपोश ना रहने देते, चुपचाप उसकी तलाश शुरू कर देते। दूसरी कार्रवाई ये होती कि वो उसके एक टेलीपैथी जानने वाले को खामोशी से शिकार करते और ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उनकी शख्सियत तब्दील कर देते। वो अपने ही आदमियों को पहचान न पाती। उसके तमाम वफादार ब्रेन मास्टर के वफादार बन जाते और वह बिल्कुल तनहा रह जाती। वह बड़ी उलझन में पड़ गई थी। अपने मुल्क के ज़हीन लोगों के खिलाफ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के तर्ज अमल ने उसे मुखालफत में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो कुछ ऐसा चाहती थी कि आपस में दुश्मनी से मुल्क को नुकसान न पहुंचे और वो ब्लैक सीक्रेट के मुकाबले में अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ले। मजबूती और इस्तेहकाम के लिए लाजमी होता है कि अगले की कमज़ोरी हाथ आ जाए या अगले की ताकत के बराबर अपनी ताकत हो। मरीना की यह कमज़ोरी थी कि ब्लैक सीक्रेट उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों से किसी हद तक वाकिफ़ थे और ये जानते थे कि वो लोग अमेरिका में कहीं गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर मरीना को भी मालूम हो जाता कि ब्रेन मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले कहाँ हैं और क्या करते फिर रहे हैं, तब वो उन्हें ट्रैप कर सकती थी। इस तरह ब्लैक सीक्रेट के मुकाबले में उसकी पोजीशन मजबूत रहती। वो इजलास के दौरान ही ये बातें सोच रही थी और उसकी जहानत कह रही थी कि जो शिकार सामने है पहले उस पर तवज्जो देना चाहिए। वो नुमाइंदे के जरिए बड़ी तवज्जो से ब्रेन मास्टर की स्टडी करती रही थी। वो इजलास में चेहरा बदल कर आया होगा, लेकिन अंदाज बदलना बहुत मुश्किल होता है। जो फितरत होती है वो किसी बात से या किसी हरकत से जाहिर हो जाती है। ब्रेन मास्टर गुफ्तगू के दौरान मेज़ की सतह को एक उंगली के नाखून से खुरचता था, फिर अपनी हरकत का एहसास होते ही हाथ मेज़ के नीचे ले जाता था। ऐसा उसने कई बार किया था। शायद दूसरों ने भी इस हरकत को नोट किया हो। मरीना ने तो उसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। जिस इमारत में इजलास हो रहा था उसके बाहर मरीना का टेलीपैथी जाने वाला जूडी नॉर्मन एक कार में बैठा हुआ था। वो जूडी नॉर्मन से बोली, तैयार रहो। मैं जिस शख्स का ताकुब करने को कहूँ बड़े एहतियात से ताकुब करो।
उसे किसी तरह का शुबा न होने पाए। मैं अभी आकर उस शख्स की निशानदेही करूंगी। वह इजलास के इख्तिताम तक अपने नुमाइंदे के दिमाग में रही। ब्रेन मास्टर एक आला फौजी अफसर के साथ बातें करता हुआ इमारत से बाहर आया। मरीना ने कहा, जूडी वो देखो, आला फौजी अफसर के साथ एक लंबे कद का जवान है, किसी तरह उसकी रिहाइश का देख लो। वो बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह फौजी अफसर के दिमाग में रहकर देख रही थी। ब्रेन मास्टर उससे रुखसत होकर एक शानदार कार की पिछली सीट पर बैठ रहा था। जूडी ने मरीना के पास आकर कहा, इसका ताक़ुब करना जरूरी नहीं है। ये जिस कार में बैठकर जा रहा है, मैं उसके ड्राइवर की बातें सुन चुका हूं, मुझे उसका लहजा याद है। ये तो कमाल हो गया, ड्राइवर के दिमाग में जाओ। वह जूडी के दिमाग में गई। जूडी ड्राइवर के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त ब्रेन मास्टर अपने ड्राइवर से पूछ रहा था, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने कैसे वक्त गुजारा? मैं 1 घंटे तक कार में बैठा रहा, फिर करीबी रेस्तोरां में जाकर कॉफ़ी पी, इसके बाद अपनी कार के पास आकर खड़ा रहा। रेस्तोरां में किसी से गुफ्तगू की? सिर्फ वेटर को कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। कॉफ़ी ठंडी थी, मैंने उसे दूसरी गर्म कॉफ़ी लाने को कहा था। रॉकी, अच्छी तरह याद कर लो, रेस्तोरां में तुम्हारे सबसे करीब कौन था? सर, रेस्तोरां में काफ़ी लोग थे, कोई करीब आता रहा और जाता रहा। आसपास की मेज़ों पर कौन लोग बैठे हुए थे, ये सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं है। ब्रेन मास्टर बार बार घूमकर शीशे के पार देखता था कि कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा। रॉकी ने कहा, सर मैं देख रहा हूं, हमारा ताक़ुब नहीं हो रहा है। मैं तुमसे खुश हूं, तुम बहुत मोहतात और मुस्ताद रहते हो। अब पिछली सीट पर बैठा हुआ ब्रेन मास्टर अपने चेहरे से मास्क उतार रहा था। आईना देखते हुए असली चेहरे को तौलिए से पहुंच रहा था, फिर बैठे ही बैठे लिबास तब्दील कर रहा था। इन कामों से फारिग होकर उसने कहा, पेंगुइन बुक सेंटर। ड्राइवर रॉकी ने उस बुक सेंटर के सामने गाड़ी रोक दी। वो उतरते हुए बोला, आधे घंटे तक अपनी रिहाइशगाह में पहुंचो, मैं तुमसे रब्ता करूंगा। वो बुक सेंटर में दाखिल हो गया। मरीना ये मालूम नहीं कर सकती थी कि वो अब कहाँ जाने वाला है। जूडी नॉर्मन ने पूछा, क्या मैं रॉकी के पास रहूं? नहीं, घर जाओ, तुम्हारी जोरा जोरी इंतजार कर रही होगी। उसकी सेहत कैसी है? अच्छी है, 5 माह हो चुके हैं, 4 माह बाद वो एक बच्चे की माँ और मैं बाप बन जाऊंगा। मैं तुम दोनों के लिए और क्या कर सकती हूँ? तुमने हमारे लिए बहुत ज्यादा किया और करती ही रहती हो। हम दोनों तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। शुक्रिया, अब जाओ। वह फिर रॉकी के दिमाग में आई असल टारगेट ब्रेन मास्टर था। वो उसके मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती थी, जबकि वो कहीं चला गया था, लेकिन जाते जाते कह गया था कि आधे घंटे बाद रॉकी से रब्ता करेगा। वो रॉकी के ख्यालात पढ़ने लगी। पता चला वो ब्राज़ील के एक छोटे से शहर में माँ बाप के साथ रहता था। बेहतर मुस्तकबिल के लिए वॉशिंगटन आया। बड़ी भाग दौड़ के बाद मिस्टर मार्क हाई से मुलाकात हुई। वो ब्रेन मास्टर को मार्क हाई के नाम से जानता था। उसके यहाँ ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था। वो ब्रेन मास्टर के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता था, इतना समझ रहा था कि उसका मालिक बहुत पुरस्कार है, कभी असल रूप में नजर आता है, कभी रूप बदलता रहता है। उसने कई बार पूछना चाहा, सर आप कौन हैं और क्या करते फिरते हैं, लेकिन बारहा इरादा करने के बावजूद वो अपने मालिक से कोई सवाल न कर सका। ये सोचकर रह गया कि मालिक जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए मेहरबान है, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है और उसे बड़ी बड़ी रकमें देता रहता है। रॉकी ड्राइव करता हुआ ब्रेन मास्टर के बंगले में पहुंच गया। बंगले के पिछले हिस्से में रॉकी की रिहाइश थी। वो अपने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट के बाद उसे अपने दिमाग में ब्रेन मास्टर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो रॉकी, आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर ली। ब्रेन मास्टर ने कहा, 10 से 1 तक उल्टी गिनती पढ़ो। वो पढ़ने लगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर 1 कहते ही दिमाग की आंखों से सुर्ख रोशनी नजर आई। उसके अंदर सनसनी सी पैदा हुई। वो महसूस कर रहा था कि दिल, दिमाग और उसका पूरा वजूद सुर्ख रोशनी में नहा रहा है और वो जहनी तौर पर तब्दील हो रहा है। मरीना पहली बार ऐसे शख्स को देख रही थी जो बैठे बैठे तब्दील हो गया था। सुर्ख रोशनी में उसकी शख्सियत बदल रही थी। वो पहले वाला ड्राइवर नहीं रहा था। उसकी बदलती हुई सोच कह रही थी कि वो एक आला तालीम याफ्ता और बेहद ज़हीन नौजवान है और उसके दिमाग में वो तवानाई है जो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती है। वो ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट के नए टेलीपैथी जानने वालों में से एक था। मरीना खुशी से झूम गई। खुदा उसे कामयाबी देता है जो कामयाबी के लिए मेहनत करते करते नहीं थकता। मरीना अपनी मेहनत और लगन से और ब्रेन मास्टर के चैलेंज का जवाब देने की जिद में एक टेलीपैथी जानने वाले तक पहुंच गई थी। ब्लैक सीक्रेट ने अपने टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में ऐसी पेचीदगियां रखी थीं कि वो सब आम इंसानों की तरह रहते थे। खुद उन्हें इल्म नहीं होता था कि वो टेलीपैथी जानते हैं। ऐसी सूरत में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनके दिमागों में आकर उनके चोर ख्यालात पढ़कर भी उनकी असलियत मालूम नहीं कर सकता था। मरीना भी ड्राइवर के दिमाग में आधे घंटे तक रहकर उसके चोर ख्यालात पढ़कर उसे एक आम सा ड्राइवर समझती रही थी, लेकिन खुदा उस पर मेहरबान था। वो जो तदबीर करती थी उसे तकदीर पूरा कर देती थी। इतनी जल्दी तवक्को से बढ़कर कामयाबी नसीब वालों को ही मिलती है। ड्राइवर रॉकी की सोच बता रही थी कि उसका दिमाग बेहद हसास है। वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है। चूंकि ब्रेन मास्टर उसके अंदर था, इसलिए वो मरीना को महसूस नहीं कर रहा था।
ब्रेन मास्टर कह रहा था, रॉकी मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें मरीना के नुमाइंदे के दिमाग में पहुंचाऊंगा। मैं दूसरे मामलात में मसरूफ़ हूँ, तुम उस नुमाइंदे की निगरानी करोगे। वो मरीना से कहीं ना कहीं मुलाकात करता होगा या उसके दिमाग से ऐसा कोई इशारा मिल सकता है जो मुझे मरीना तक पहुंचा सकता है। रॉकी ख्याल ख्वानी की परवास करके ब्रेन मास्टर के दिमाग में आया। उसके साथ मरीना भी आ गई। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी, क्योंकि रॉकी सिर्फ इतनी देर के लिए ब्रेन मास्टर के दिमाग में आया था जितनी देर में वो मरीना के नुमाइंदे के दिमाग में पहुंचता, और वहां पहुंचने में सिर्फ 15 सेकंड लगे। इन 15 सेकंड में चोर ख्यालात ने कहा, ब्रेन मास्टर अभी पॉल हॉपकिंस से रब्ता करेगा। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे यही अंदेशा था कि ब्रेन मास्टर उसके टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रहा होगा। उसके टेलीपैथी जानने वालों में एक जोरा जोरी थी, दूसरा जूडी नॉर्मन, तीसरा टीटू संताना था और चौथा पॉल हॉपकिन था। पॉल हॉपकिन जितना मुहिब्बे वतन था उतना ही मरीना का दुश्मन भी था। उसने एक बार मरीना के धोखे में उसकी डमी पर हमला किया था ताकि उसे जख्मी करके उसके तनवीमी अमल से निजात हासिल करे और उसे अपनी मामूला बनाकर रखे। मरीना तो जैसे शिकार होने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए पैदा हुई थी। उसने पॉल हॉपकिन को एक बदतरीन गुलाम की तरह सजाएं दी। ये जानती थी कि जब भी पॉल हॉपकिन को मौका मिलेगा वो उसके तनवीमी सैर से ज़रूर निकल भागेगा। और अब पॉल हॉपकिन के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि ब्रेन मास्टर का सहारा मिल रहा था। वो 20 सेकंड बाद पॉल के दिमाग में गई। वहां ब्रेन मास्टर पूछ रहा था, क्या हुआ पॉल, क्या अभी तक जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन का सुराग नहीं मिला? पॉल ने कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मरीना बहुत ही कमीनी और मक्कार है। उसने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन के चेहरों के साथ साथ उनकी आवाज़ और लहजे भी बदल दिए हैं। मुझे उनका नया लहजा मालूम नहीं है, वरना ख्याल ख्वानी के जरिए उनसे दोस्ती करता और तुमसे भी दोस्ती करा देता। ब्रेन मास्टर ने कहा, वक्त ज़ाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम फ़ौरन मरीना के तनवीमी सैर से निजात हासिल करो। कल सुबह 6 बजे जहाँ बुलाऊं चले आना। तुम ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरने के बाद अपनी नई शख्सियत के साथ आज़ाद हो जाओगे और अपने मुल्क के लिए आज़ादी से काम करोगे। ब्रेन मास्टर उसके दिमाग से चला गया। पॉल हॉपकिन सोच रहा था, एक बार मुझे तनवीमी सैर से निजात मिल जाए, फिर मैं सुअर की बच्ची को तलाश करने और उसे इबरतनाक सजाएं देने में सारी जिंदगी गुजार दूंगा। वो गालियां दे रहा था। मरीना गालियां सुनकर भी खामोशी से चली आई। उसे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसकी नज़रों में पॉल की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि यह फिक्र थी कि ब्रेन मास्टर उसके टेलीपैथी जानने वालों के पीछे पड़ गया है। मरीना ने ख्याल ख्वानी की परवास की। वो टीटू संताना की खैरियत मालूम करना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। टीटू संताना अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वो कैसे मर गया? तबई मौत या इंतकामी मौत मारा गया? इस सिलसिले में तफ्तीश की ज़रूरत नहीं थी। समझ में आने वाली बात थी। ब्रेन मास्टर ने उसके एक टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला और दूसरे को कल सुबह ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारने वाला था। वो बड़ी तेज़ी से टेलीपैथी जानने वालों को छीनकर मरीना को तन्हा कर रहा था। इसके बावजूद वो बाकमाल औरत थी। उसके अंदर बेचैनी पैदा नहीं हुई। वो बड़े सब्र और तहम्मुल से अपना नुकसान बर्दाश्त कर रही थी। उसे अपने खुदा पर और अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था कि वो इनका जवाब पत्थर से दे सकेगी। वो रात के 10 बजे पॉल हॉपकिन के दिमाग में गई। वो सुबह हासिल होने वाली आज़ादी की खुशी में अपने वक्त के मुताबिक सो रहा था। मरीना ने उसके ख्वाबीदा दिमाग पर फिर तनवीमी अमल शुरू किया। उसे अपना मामूल बनाकर पूछा, क्या तुमने ब्रेन मास्टर को अपना मौजूदा नाम और रिहाइश का बताई है? हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है। क्या तुमने रूबरू से मुलाकात की है? अभी तक एक दूसरे से सामना नहीं हुआ है। ब्रेन मास्टर से तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? सुपर मास्टर ने राब्ता कराया था। क्या सुपर मास्टर ने तुम्हारा मौजूदा चेहरा देखा है? नहीं, उससे भी ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता रहता है। इसका मतलब है ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर तुम्हारे चेहरे को नहीं पहचानते हैं। हाँ, दोनों मुझे चेहरे से नहीं पहचानते हैं। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुम किसी भी सोच की लहर को कबूल नहीं करोगे, सिर्फ मुझे महसूस नहीं करोगे। पॉल ने वादा किया, वो किसी की सोच की लहरों को कबूल नहीं करेगा। मरीना के सिवा कोई दिमाग में नहीं आएगा तो वो सांस रोक लेगा। मैं हुक्म देती हूँ, तुम तनवीमी नींद पूरी करके ये रिहाइश का छोड़ दोगे और कल किसी फ्लाइट से न्यूयॉर्क चले जाओगे। उसने वादा किया। मरीना उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसने भी पॉल की नींद के वक्त के मुताबिक अपनी नींद का वक्त मुकर्रर किया, फिर आराम से सो गई। उसने यह सदमा उठाने में वक्त ज़ाया नहीं किया कि सुपर मास्टर दर पर्दा ब्रेन मास्टर का साथ दे रहा है, बल्कि आला हुकाम और फौज के अफसरान भी ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट का साथ दे रहे होंगे। वो देखते ही देखते तनहा होती जा रही थी। इसके बावजूद वक्त पर खाने और वक्त पर सोने की आदत थी, इसलिए सो गई थी। रात के 3 बजे बेदार हुई, मुंह हाथ धोकर अपने लिए कॉफ़ी तैयार की, फिर पॉल के पास पहुंच गई। वो एक अटैची में ज़रूरी सामान रख रहा था। एक ताबेदार की तरह वो रिहाज का छोड़ रहा था। मरीना ने उसकी सोच में कहा, मुझे अपनी कार में नहीं जाना चाहिए। ब्रेन मास्टर के आदमियों ने इस रिहाइशगाह की तरह मेरी कार भी देखी होगी, मुझे एक टैक्सी तलब करना चाहिए। उसने रिसीवर उठाकर राब्ता किया, फिर अपने एड्रेस पर एक कैब लाने को कहा। 10 मिनट में गाड़ी आ गई। उसने ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। आधे घंटे में वो स्टेशन पहुंच गया।
टैक्सी का किराया देकर उसे रुखसत कर दिया। मरीना बड़ी तेजी से उसके रास्ते बदल रही थी। एक शख्स करीब ही अपनी कार रोककर अपनी बीवी से कह रहा था, जल्दी चलो, ट्रेन जाने वाली है। मरीना ने उसके दिमाग में पहुंचकर कार की चाबी सीट पर गिरा दी। उसे उसकी बीवी के साथ प्लेटफॉर्म की तरफ भेज दिया। पॉल ने मरीना की मर्जी के मुताबिक सीट पर से चाबी उठाई, स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर कार स्टार्ट करके वहां से चल पड़ा। मरीना सुबह 5 बजे उसके दिमाग से निकल आई, क्योंकि ब्रेन मास्टर किसी वक्त भी आने वाला था। 1 घंटे बाद जब वो आई तो पॉल की सोच ने बताया कि कोई उसके दिमाग में बार बार आने की कोशिश करता रहा और वह बेख्तियार सांस रोकता रहा। मरीना ने उसकी सोच में कहा, मुझे ब्रेन मास्टर के दिमाग में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मरीना ने उसके दिमाग में गड़बड़ की है। मैं बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। मुझे फौरन बताओ, ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के लिए कहाँ पहुंचना चाहिए। उसने मरीना की हदायत पर अमल किया। ख्याल ख्वानी की परवाज करके ब्रेन मास्टर के पास आया तो उसने सांस रोक ली। दूसरी बार गया तो उसने पूछा, कौन है? मैं पॉल बोल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। अगर यही सिलसिला रहा तो मैं मरीना से निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। मुझे फौरन अपने पास बुलाओ, ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उससे निजात दिलाओ। वास्ते वो बोला, पॉल, मैं तुम्हारे जरिए मरीना से कहता हूँ कि वो मुझे नादान ना समझे। मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन की तरफ ले जाऊंगा तो वो तुम्हारे पीछे आएगी और मशीन को छुपाए रखने की जगह मालूम कर लेगी। पॉल ने पूछा, आप दोनों के झगड़े में मेरा क्या बनेगा? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मेरे आदमी मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बेहोश करेंगे ताकि मरीना तुम्हारे दिमाग में ना रह सके। इसके बाद मैं तुम्हें उससे निजात दिलाऊंगा। मैं क्या बताऊं कि कहाँ हूं? एक बंद गाड़ी में हूं, पता नहीं है गाड़ी मुझे कहाँ ले जा रही है। इसका मतलब है अभी तुम्हारे मुकद्दर में गुलामी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। पॉल के साथ मरीना भी उसके दिमाग से निकल आई। ये उसकी चाल थी। ब्रेन मास्टर जितनी देर पॉल से बातें करता रहा वो उसके चोर ख्यालात पड़ती रही। उसने इसी मकसद के लिए पॉल के दिमाग को ब्रेन मास्टर के लिए लॉक कर दिया था कि वो पॉल के पास ना आ सके। मजबूर होकर उसे अपने दिमाग में बोलने की इजाज़त दे और उसने इजाज़त दी। उसे यकीन तो नहीं था कि ऐसे वक्त मरीना मौजूद होगी। फिर भी शुबा करते हुए उसने कहा था कि वो पॉल के जरिए मरीना को मुखातिब कर रहा है। यूं मुखातिब करने पर भी वो खामोश रही थी। ये ज़रा सी हेरा फेरी और मौके से फ़ायदा उठाने की बात होती है। जो अपने तरीक़ेकार पर कामयाबी से अमल करता है वो बाजी जीत लेता है। मरीना टीटू संतानों को हार कर भी बाजी जीत गई। जब ब्रेन मास्टर पॉल से गुफ्तगू में मसरूफ था तब मरीना ने उसकी सोच में कहा, इसराइल की इमदाद के लिए क्या होगा? ब्रेन मास्टर के चोर ख्याल ने कहा, जेरी हॉक और बारबरा निक्सन शाम की फ्लाइट से तेल अवीव जा रहे हैं। मरीना ने फिर उसकी सोच में सवाल किया, मरीना को ट्रैप करने के लिए क्या किया जा रहा है? उसके चोर ख्याल ने कहा, जिन दिनों मरीना ट्रेनिंग सेंटर में थी उन दिनों की चंद तस्वीरें हैं। हम तस्वीर की आंखों में झांकते हैं तो वो सांस रोक लेती है। वाकई मरीना के साथ ऐसा कई बार हुआ। कोई उसके दिमाग में आना चाहता था और वो सांस रोक लेती थी और यही समझती थी कि सलमान वास्ती वगैरह उसे ढूंढ रहे हैं। उसने सवाल किया, बार बार तस्वीर की आंखों में झांकने से क्या फ़ायदा हासिल होगा? जवाब मिला, कभी तो वह बीमार होगी या किसी हादसे में जख्मी होगी। ऐसे वक्त सांस नहीं रोक सकेगी। हमें उसका पता ठिकाना मालूम हो जाएगा। उसने फिर सवाल किया, अगर मरीना किसी दूसरे मुल्क में हुई तो? जवाब मिला, वो अमेरिका या इंग्लैंड में होगी। पॉल हॉपकिन ने बताया है कि मरीना ने इन 2 मुल्कों में तारीख कैद खाना बनाया है। वो अपने शिकार को कैद खाने तक पहुंचाने के लिए वहीं करीब ही रहती होगी। अगर मालूम हो जाए कि वो कहाँ है तो उसे कौन गिरफ्तार करेगा? जवाब मिला, लंदन में हमारा टेलीपैथी जाने वाला इवान रास्का उसकी ताक में है। न्यूयॉर्क में पास्को रूट उसे तलाश कर रहा है और वाशिंगटन में मैं हूँ। फिर वो मजीद सवालात न कर सकी। ब्रेन मास्टर ने पॉल से रब्ता ख़त्म कर दिया था। वो भी उसके दिमाग से निकल आई। उसने जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन से रब्ता किया। फिर कहा, बहुत अहम मामला है, मुझे मियाँ बीवी की ज़रूरत है। दोनों ने कहा, हम हाजिर हैं, हुक्म दो। वो बोली, 2 नाम नोट करो। एक नाम है जेरी हॉक, दूसरा नाम है बारबरा निक्सन। ये दोनों आज शाम की फ़्लाइट से इसराइल जा रहे हैं। मुझे इस फ्लाइट के मुतालिक बताओ। अगर किसी को शुबे में मुब्तला किए बगैर उन दोनों की आवाज़ और लहजा सुन सको तो अच्छी बात होगी। जोरा जोरी ने कहा, मैं टिकट काउंटर की कंप्यूटर गर्ल के जरिए दिमाग में जगह बनाऊंगी। वो मुझे कंप्यूटर के जरिए बताएगी कि कौन सी फ्लाइट से जेरी हॉक और बारबरा निक्सन जा रहे हैं। जूडी नॉर्मन ने पूछा, दोनों का फ़ोन नंबर मालूम हो जाए तो क्या फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनना चाहिए? अगर तुम कोई माकूल बात नहीं करोगे, रॉन्ग नंबर कहकर रिसीवर रख दोगे तो उन्हें शुबा होगा। ज़रा सब्र से अमल करो। वो दोनों शाम को बोर्डिंग कार्ड लेने आएंगे। तुम काउंटर गर्ल के जरिए उनकी आवाज़ें सुन सकोगे। मरीना उन्हें ज़रूरी हदायत देकर अपने एक आला कार के दिमाग में आई। उसे ब्रेन मास्टर की कोठी का पता बताकर कहा, उस कोठी के सामने गाड़ी रोको, गाड़ी में रखी हुई तमाम दवाएं चेक करो, उनमें बेहोशी का इंजेक्शन होना चाहिए। चलो फ़ौरन गाड़ी निकालो। वो हुक्म देकर ब्रेन मास्टर के ड्राइवर यानी टेलीपैथी जानने वाली रॉकी के दिमाग में आई। अब वो एक आम सा ड्राइवर था, ना टेलीपैथी जानता था और ना पराई सोच की लहरों को महसूस करता था। पिछली बार ब्रेन मास्टर ने उसके दिमाग में मखसूस सिग्नल देकर उसके अंदर छुपी हुई टेलीपैथी को भरा था। 2 घंटे बाद रॉकी ने ख्याल ख्वानी के जरिए बताया कि मरीना का नुमाइंदा महज एक आला कार है।
उसके जरिए मरीना तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये रिपोर्ट सुनने के बाद ब्रेन मास्टर ने फिर वही मखसूस सिग्नल उसके दिमाग में दिया। वो चंद सेकंड बाद भूल गया कि टेलीपैथी जानता है। वो फिर से काम ड्राइवर बन गया। मरीना उस ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे कोठी के बाहर लाई। उसका आलयकार गाड़ी ले आया था। उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला। ड्राइवर रॉकी वहां बैठ गया। फिर आलयकार ने उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगाया। रॉकी उसके असर से चश्मे ज़दन में बेहोश हो गया। आलयकार दरवाजा बंद करके स्टीयरिंग सीट पर आ गया। उस वक्त मरीना ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। आलयकार दिमागी तौर पर गुम हो गया। मरीना उसके जरिए ड्राइव करती हुई वहां से जाने लगी। वो अपना खुफिया अड्डा किसी को नहीं बताती थी, इसलिए रॉकी को बेहोश कर दिया। वो एक पुरानी कोठी के अहाते में आई। आलयकार उसकी मर्जी के मुताबिक गाड़ी से निकलकर गैराज के पास आया। उसके शटर को ऊपर उठाया, फिर गाड़ी को चलाकर गैराज के अंदर ले आया। शटर को दोबारा नीचे कर दिया। अब बाहर से कोई देखने वाला नहीं था। आलयकार ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। वहां से बेहोश रॉकी को उठाकर कंधे पर लाद लिया। गैराज की पिछली दीवार में एक चोर दरवाजा था। वो दीवार के सामने आकर खड़ा हो गया। जेब से रिमोट कंट्रोलर निकालकर उसका रुख दीवार की तरफ करके बटन दबाने लगा। दीवार हल्की से गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। दूसरी तरफ एक जीना तय खाने की तरफ गया था। उस तय खाने में कई साउंड प्रूफ कमरे थे। आलयकार बेहोश रॉकी को एक कमरे के पलंग पर डालकर बाहर आया। उस दरवाजे को लॉक किया, फिर ऊपर गैराज की तरफ जाने लगा। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट बहुत पुरस्कार बनते थे। मरीना ने उनके पहले टेलीपैथी जानने वाले को तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया था। इसके बाद जेरी हॉक और बारबरा निक्सन की बारी थी।